मोहतरम नादरीन, हैदराबाद जो कल था के सिलसिले में अब तक कई नशिस्तें हो चुकी हैं और हमें यकीन है कि आप मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर जो गुफ्तगू हुई है आप सब ने उसे बहुत पसंद भी किया है। आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करेंगे जो आपके लिए नया नहीं है, लेकिन हैदराबाद जो कल था के सिलसिले में एक नई कड़ी की हैसियत रखता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मौजूदा ज़माने में ट्रांसपोर्ट की बड़ी अहमियत है। यानी अगर आप देखें तो साइकिल से लेकर रिक्शा तक, फिर रिक्शा से ऑटो रिक्शा, कार, बसेस, ट्रेन, हवाई जहाज़ या रॉकेट, ये सब ट्रांसपोर्ट के मुख्तलिफ़ फॉर्म हैं जो मुख्तलिफ़ ज़रूरतों के तहत इख्तियार किए जाते हैं। हैदराबाद एक कदीम रियासत थी और यहाँ पर भी ऐसे इनकलाबात रूनुमा हुए कि बैलगाड़ी से लेकर इंतहाई तरक्की उस ज़माने में भी हैदराबाद ने कर ली थी कि हैदराबाद का अपना रेलवे सिस्टम था, हैदराबाद की अपनी बस सर्विस थी और दूसरे ज़रिए से लोग सफ़र करते थे। सामान यहाँ से बाहर भी जाता था और बाहर से यहाँ भी आता था। तो ये ट्रांसपोर्ट या ज़राए हमलो नक़ल जिसको कहा जाता है, इसने बड़ी तरक्की की है और इस धंधे या इस कारोबार में दो ख़ानदान नहायत अहम रहे हैं और इत्तेफाक से उन दोनों ख़ानदानों के सबूत या उनके अफराद आज हमारे पास इस महफिल में मौजूद हैं। एक तो मेरे बाएं जानिब जनाब इफ्तिखार हुसैन फ़िदाली हैं, आपके परदादा शेख फ़खरुद्दीन साहब, वालिद मुल्ला अब्दुल क़ादर साहब और दादा मुल्ला फ़िदाली साहब। इन हजरात ने हैदराबाद में कई कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए हैं ट्रांसपोर्ट ज़राए हमलो नक़ल के फ़ील्ड में। और इस तरफ मेरे बाजू जो बुज़ुर्ग बैठे हैं, हालांकि उनकी उम्र ज़्यादा नहीं है, उनका इसम गिरामी है तहवर अली सैयद अताउल्ला साहब और उर्फ़ आम में आप तमाम कारोबारी हलक़ों में मोहम्मद मियाँ साहब के नाम से जाने जाते हैं। और इस तरह आपका ताल्लुक़ ज़्यादातर पेट्रोल से भी है और ट्रांसपोर्ट के टायर्स वग़ैरह से। और जनाब इफ्तिखार हुसैन फ़िदाली तो कई एतबार से आप अवामी तौर पे भी बहुत मशहूर हैं। फैज़ आम ट्रस्ट से आपका ताल्लुक़ है, बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक के आप डायरेक्टर भी हैं और हैदराबाद के कई रिफाई कामों में आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। मोहम्मद मियाँ साहब का जो कारोबार है वो भी बहुत फैला हुआ है। आपकी एक बहुत बड़ी दुकान मौसम जाही मार्केट के करीब वाक़े है और आपके फ़र्जंद भी मुख्तलिफ़ कारोबार में लगे हुए हैं। आज की इस महफ़िल में हम आप दोनों हजरात से कुछ गुफ्तगू करेंगे और जहाँ तक मोहम्मद मियाँ साहब का ताल्लुक़ है, आप बिदर और गुलबर्गे के दरमियान हुमनाबाद से तशरीफ़ लाए थे हैदराबाद और यहाँ पहले आप एक कायस फैमिली उनके साथ काम करने लगे और आपके जो बुज़ुर्ग थे उनका नाम था, बड़े मियाँ के नाम से मशहूर थे, उनका नाम मोहम्मद मसीहुद्दीन था और ये बैटरियों का डिस्टिल्ड वाटर बनाते थे और बैटरियों की रिपेयर किया करते थे। उस ज़माने में बैटरी की रिपेयर का कोई सिस्टम नहीं था और ये आप ही के ज़रिए से शुरू हुआ। उसके बाद आपने कुतुबखाने आसिफिया के करीब अफजलगंज में पेट्रोल पंप कायम किया जिसका नाम ऑनेस्टी ऑटोमोबाइल के नाम से भी जानी जाती थी और ज़्यादातर तफसीलात तो मुताल्लिक़ा हजरात बताएंगे। और जहाँ तक हमारे इफ्तिखार हुसैन फ़िदाली साहब का ताल्लुक़ है, फ़िदाली शेख फ़खरुद्दीन के नाम से 1900 ईस्वी में आपकी कंपनी शुरू हुई और पहले तो आप फ़ानोस, आपका ख़ानदान बुरहानपुर के करीब फ़ानोस बनाते थे और जिसमें
रोशनी का भी इंतज़ाम होता था तेल के ज़रिए से। उस ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी उतनी फैली नहीं थी। उसके बाद चूड़ियों का कारोबार भी शुरू किया। फिर पेट्रोल जो सप्लाई किया जाता था, तो पेट्रोल पंप नहीं थे, तो 2 गैलन के डब्बों में आप ये पेट्रोल आपकी कंपनी की जानिब से सप्लाई किया जाता था। ये 1932 और 34 की बात है। और पेट्रोमिन, बर्मा शेल, भारत पेट्रोलियम, इन तमाम कंपनियों से आपका ताल्लुक़ रहा है। और ये जो कारोबार इनका रहा है वो इनके कई पेट्रोल पंप हैदराबाद में मौजूद थे। 1922 में सीदम्बर बाज़ार के करीब आपका पेट्रोल पंप हुआ और लकड़ी के पुल में पहली ब्रांच कायम हुई। फिर मुख्तलिफ शहर के हिस्सों में आपके पेट्रोल पंप कायम हुए। तो ये दोनों हजरात न सिर्फ अपने अपने कामों के माहिर हैं, बल्कि दोनों भी नहायत मुखय्यर हैं और फलाही कामों में आप बढ़ चढ़ कर आप दोनों हजरात हिस्सा लेते हैं। और मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर गुफ्तगू अगर हम इन पर मरकूज़ करें तो चूँकि ये फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है और ये इससे शुरू ही से वाबस्ता रहे हैं, इसलिए बेहतर बात ये होगी कि वो अपने अपने ताल्लुक़ से, अपनी कंपनियों के ताल्लुक़ से और कारोबार के ताल्लुक़ से आपको बताएंगे। और कहीं मुझे कोई शक पैदा हो या कोई सवाल मेरे जहन में आए तो मैं उनसे पूछूंगा। और मैं समझता हूँ कि जो सवाल मेरे जहन में आएगा वो हमारे नाज़रीन के जहन में भी आ सकता है। तो मेरे सवाल करने से आपकी मुश्किलात या आपके जहन में जो सवालात पैदा होंगे उनका जवाब भी आपको इन हजरात की तरफ से मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बुज़ुर्ग हमारे हैं जनाब मोहम्मद मियाँ साहब, जो तहबरेली साहब सैयद ताउल्ला के नाम से, जो वो तो आपका पैदाइशी नाम है, लेकिन तमाम कारोबार के लोग आपको मोहम्मद मियाँ के नाम से जानते हैं। मैं उनसे पूछूंगा, जनाब मोहम्मद मियाँ साहब, आप ये बताइए कि आपका कारोबार किस तरह शुरू हुआ, आप कहाँ से तशरीफ़ लाए और इसकी इब्तिदा यहाँ कैसे हुई? ये जनाब ये है कि जैसा कि हम अभी आप फरमा रहे थे कि बीदर और गुलबर्ग के बीच में जो एक हिस्सा है नवाबाद वगैरह, वहाँ पे हमारे मामू ननियाल मामू का नाम मसीहुद्दीन, उनको बड़े मियाँ कहा जाता था, मसीहुद्दीन। और वो उनके एक भाई भी थे हमारे मामू, वो भी मुस्लिहुद्दीन। ये लोग वहाँ से तकरीबन 1918 वगैरह के बीच में यहाँ हैदराबाद आए। वहाँ पे नवाबाद वगैरह में मख्तेदार फैमिली थी है, तो वो यहाँ पे आए। आके वो जो कायस फैमिली का आप अभी जो जिक्र करें, उनके पास ये लोग बहुत अपना समझिए हैदराबाद में आने के बाद एडी बाज़ार में उनका बाग वगैरह था, वहीं मुक़ीम हुए। और उस वक्त हैदराबाद में टेक्निकली जो कारोबार वगैरह करना था वो करते रहते थे। तो तकरीबन उसके बाद छोटे छोटे चीज़ों से जो ट्रांसपोर्ट लाइन में माविन हो सकते थे, उसमें मिसाल के तौर पे गाड़ियों में बैटरी रहना या उस बैटरी से मुताल्लिक़ जो चीज़ रहती है, ऐसे ही डिस्टिल वाटर वगैरह ये बनाना से ये शुरू हुए। उससे पहले यहाँ पे जो बैटरीज़ वगैरह इस्तेमाल होते थे, उसकी रिपेयर की कोई इंतज़ामात नहीं होते थे। तो जो बैटरी ख़राब हो जाते थे उसको फेंक दिया जाता था, या कुछ लोग ले जाके बॉम्बे में इसके कारोबार करने वाले लोग थे, फिर बॉम्बे ले जाके इससे लाते थे। और ज़्यादातर उस ज़माने में जो भी चीज़ आती थी ये मोटर ट्रांसपोर्ट लाइन की, वो बॉम्बे से ही ज़्यादा अटैच था इस किस्म की चीज़ों का। तो वहाँ पे ये ज़माने में पेट्रोल पंप, पेट्रोल वगैरह, ऑटोमोटिव गाड़ियाँ
आज के हैदराबाद के आज के ट्रैफिक के हिसाब से हम बात समझना मुश्किल है। आप 2 लाख की आबादी वाला शहर, 3 लाख की आबादी वाला शहर जब था, उस वक़्त क्या कैफियत थी, उसके रोशनी में आज की ट्रैफिक, आज की ट्रांसपोर्टेशन, 1 करोड़ के शहर के अंदर नए जनरेशन के लिए समझने ज़रा दिक्कत होती है बात। जी। तो जब उसमें गिनी चुनी गाड़ियाँ थी, बहुत गिनी चुनी गाड़ियाँ थी, तो और आबादी भी 2 लाख 2.5 लाख थी। जी। तो उसके अंदर उमरा के पास गाड़ियाँ आ चुकी थी, उमरा वगैरह जो भी थे शाही ख़ानदानों में आ चुकी थी, पाएगा के लोगों के पास आ चुकी थी, ये गाड़ियाँ आ चुकी थी। ये गाड़ियाँ जो आती थी वो उमूमन बॉम्बे से कनेक्ट हुआ करती थी, बॉम्बे के एजेंसी के तौर पे आती थी। और हैदराबाद में जो उस वक़्त एजेंसी का शुरू हुआ लेना, हुरमुज़जी एक पारसी ख़ानदान था वगैरह, ये लोग गाड़ियाँ लेके आके फिर देना शुरू करे। लेकिन उससे पहले से लोग वहाँ से लाते थे। निज़ाम के पास भी जो गाड़ियाँ थी, उस्मान अली खान के पास से, वो डायरेक्ट ही आर्डर पे हुकूमत के तरफ से आ जाती थी, किसी एजेंसी से लेने की उनको कुछ ज़रूरत नहीं होती थी। उस वक्त के जो मैन्युफैक्चरर्स थे वो खुद अपने से भेजते थे गाड़ियाँ आर्डर पे। तो गवर्नमेंट जो सब कुछ जानते हैं कि उस वक्त जो भी ब्रिटिश कंट्रोल चीज़ें थी उसके तरीके से यहाँ पे आ जाती थी गाड़ियाँ। और उस्मान अली खां या महबूब अली बादशाह वगैरह के पास जो गाड़ियाँ थे, उनकी तादाद तकरीबन हिंदुस्तान भर के गाड़ियों की निफ़ तादाद में गाड़ियाँ यहाँ थे। गाड़ियों के बहुत शौकीन थे, पूरे पाएगा वाले वगैरह। तो वो जो गाड़ियाँ वगैरह थे, तो पेट्रोल पंप का सवाल तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि गाड़ियाँ छः तो पेट्रोल वगैरह आने के लिए जो कार था वो डब्बों में आता था पेट्रोल। मैं समझता हूँ यहाँ आपको मैं थोड़ा सा मुनक़ते कर रहा हूँ, क्योंकि पेट्रोल का ज़्यादातर ताल्लुक़ आपसे रहा है। तो मैं इफ्तिखार हुसैन फ़िदा साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने कारोबार की इब्तिदा और उस ज़माने में पेट्रोल की निकासी का जो तरीक़ा होता था उसके बारे में ज़रा तफसील से बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्तियाज़ साहब, ये बताने में बड़ी मुझे मसरत है आज कि हैदराबाद में जो पेट्रोल का कारोबार हमारे दादा जद अमजद मुल्ला फ़िदाली साहब ने शुरू किया। ये बुरहानपुर में रहा करते थे और बुरहानपुर में इनका एक दूसरा कारोबार हुआ करता था, शीशा। बुरहानपुर किस स्टेट में है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। शीशा भट्टी का काम करते थे, फानूस वगैरह का, जैसे अभी आपने जिक्र किया, तो उसकी मोमबत्ती वगैरह का जो रहता था वो बनाकर वहाँ बेचा करते थे। और यानी वो छत से लटका। जी हाँ, जी हाँ। तो जब वो 1875 में वो यहाँ हैदराबाद मुंतकिल हुए हमारे दादा मुल्ला फ़िदाली साहब, और आकर यहाँ पर वो चूड़ियों का बिज़नेस शुरू किए। चूड़ियाँ मंगाया करते थे बाहर से और उसका सेल किया करते थे। उसके कुछ अरसे के बाद, समझिए कुछ 15 साल के बाद, 1890 में वो कोयले का बिज़नेस भी शुरू कर दिए। कोयला जो है वह सिंगरेनी कॉलोनीज़ वगैरह से और मुख्तलिफ़ ज़राए से कोयला मंगाया करते थे, और यहाँ पर जो है गवर्नमेंट वगैरह को, और इवन रिटेलिंग में भी वो कोयले का बिज़नेस यहाँ करते थे। और पेट्रोल का कारोबार राउंड अबाउट देखिए 1900 ईस्वी में पेट्रोल का कारोबार शुरू हुआ, जैसा कि मोहम्मद मियाँ साहब ने अभी बताया। 1900 तकरीबन 1900 के लगभग पेट्रोल का बिज़नेस यहाँ शुरू हुआ। और जैसा आपने बताया कि वो पेट्रोल का पंप का तस्वुर तो उस वक्त भी नहीं था। वो जो कैंस में आया करते थे, 2 गैलन के कैंस रहा करते थे, उसमें जो है पेट्रोल आया करता था। और वो यहाँ पर जितने 9 फैमिलीज़ है, उमरा है, जो खानवाद है, निज़ाम थे, और जो बड़े बड़े जो नवाब थे, वो लोगों के पास सप्लाई ज़्यादा था। तो निज़ाम के
फैमिली में बहुत पेट्रोल सप्लाई हुआ करता था। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे वालिद साहब बताया करते थे मुझे, निज़ाम की बात जब निकली तो मैं कह रहा हूँ कि उस ज़माने में जब वॉर वगैरह शुरू हुई थी और पेट्रोल की किल्लत शुरू हुई थी और राशनिंग वगैरह शुरू हुई थी, तो कहा सुना गया कि जो है निज़ाम ने कहा कि डोंट वरी, वी हैव गॉट फिदालीस। ओहो। तो वो ऐसी बात ये थी कि जो है मैं हमारे लिए सही बात से फ़ख्र की बात है ये कि हम लोग जो है पेट्रोल ऐसे लोगों को सप्लाई करते थे, और ये लोगों का जो भरोसा हमारे ख़ानदान के ऊपर था सप्लाईज़ के बारे में, क्योंकि पेट्रोल का कारोबार ही हमारे से हमने शुरू किया था। इसके बाद भी जितने भी जो है लोग इस कारोबार में आए और या इससे मुलखा कारोबार में हुए, वो सब हमारे उस वक्त जो सब डीलर्स थे जिनको हम सप्लाई किया करते थे। और जब ये पेट्रोल पंप, ये तो उसके काफ़ी अरसे के बाद 1900, मैं समझता हूँ 1920 या 25 के दौरान शायद फिर पेट्रोल जो है पंप्स के ज़रिए से, वो छोटे छोटे पंप्स के वैसा आते थे ग्लास के, तो आपने शायद देखा भी होगा कि ऐसा एक गिलास भरता था, एक गिलास खाली होता था, तो वो वैसा जो है पेट्रोल पंप जो है लगाए गए। और बड़ी मुख्तसर इसमें, क्योंकि हमारे ख़ुद 1928 में जो है हमारा जब इस वक्त यहाँ लकड़ी का पुल का जो पंप है इस वक्त, वो 1928 में क़ायम हुआ। और यहाँ मैं एक बात बड़ी दिलचस्प आपको बताना चाहता हूँ कि आज जितने भी पेट्रोल कंपनीज़ हैं, भारत पेट्रोलियम, दूसरे कंपनीज़ हैं, उनके पास आज बिज़नेस करने के लिए वो पेट्रोल के बिज़नेस के ऊपर बैंक नहीं कर रहे, डिपेंड नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि आप जो है कस्टमर जब आपके पेट्रोल पंप पर आता है तो आप उसको सब चीज़ मुहैया कीजिए वहाँ, ताकि वो पेट्रोल लेकर दूसरी चीज़ें भी खरीद के जाए। जैसे आज के ज़माने आप देख रहे हैं कि मॉल्स बन गए हैं, और मॉल्स के अंदर एक ही छत के नीचे आपको पूरी अशिया मिल जाती है, आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये जो है कॉन्सेप्ट जो है आज हमारे पास आज ये फैला है कॉन्सेप्ट, मगर ये जो हकीकतन जो शुरू हुआ, मेरे वालिद मुल्ला अब्दुल क़ादिर साहब ने 1928 में जब लकड़ी का पुल का पंप जब वो कायम किए थे, उस वक़्त जो है वो ऑलरेडी एक छोटी सी मलगी लेकर वहाँ पर टायर्स और फिर बाद में उसके साथ जो ज़रूरी अशिया होते थे, चॉकलेट्स, बिस्किट और दूसरा सामान, वो रखा करते थे। फिर बाद में उसको कारोबार को बढ़ाए, वो दवाइयाँ वगैरह भी रखना शुरू करे। तो उनका मतलब यही था, और मुझसे भी कहा करते थे, एक वक्त मैं भी उनसे जो है सवाल किया था कि अब्बा ये जगह पर आप जो पेट्रोल पंप के साथ ये स्टोर लगाए हैं, यहाँ तो अतराफ़ में कोई बस्ती है ही नहीं, तो वो क्या काम में आती? तो बोलते थे बेटे बात उसकी नहीं है, लेकिन जो कस्टमर हमारे पास आकर पेट्रोल लेता है उसको अगर ये चीज़, वो लोग बहुत दूर दूर से ऊंचाई से बंजारा हिल के जहाँ पे पत्थर ही पत्थर थे, वहाँ पर एका दुक्का मकान रहा करते थे, तो वहाँ से उतर कर वो आते हैं। तो उनको अगर वो ये चीज़ें यहाँ की रोज़मर्रा की ज़रूरियात की अगर अशिया यहाँ मिल गई तो उनके लिए बड़ी अच्छी बात हो जाती थी। और मैं इस ताल्लुक़ से अब लगे हाथों ये भी आपको बताता चलूँ कि उस वक्त का जो एक बिज़नेस का डिसिप्लिन बड़ा ज़बरदस्त था कि हमारे वालिद साहब की जो दुकान थी वो लकड़ी का पुल पे थी, और हम लोग रहा करते थे सिद्दी अंबर बाज़ार में, जहाँ हमारा फैमिली बिज़नेस भी था और हम लोग सब वहीं रहा करते थे। तो वालिद साहब वहाँ से उस ज़माने में साइकिल पर आया करते थे और आकर जो है दुकान खोलते थे सुबह 6 बजे के करीब। अब मैं तो जब मेरी पैदाइश के बहुत साल के बाद कभी ये सिलसिला चलता रहता था, तो मैं जब छोटा था स्कूल को जाता था तो मैं सवाल करता था वालिद साहब के, आप यहाँ इतनी सुबह जो है 6 बजे आ जाते हैं जबकि कोई भी कुछ नहीं था। और आपको हैरत होंगी इम्तियाज़ साहब कि जहाँ वहाँ पास पेट्रोल पंप था वो एरिया में कोई दुकान नहीं थी, सिर्फ एक सामने एक पुलिस स्टेशन था जो अभी भी है, वो पुलिस स्टेशन था। इवन ये द्वारका होटल वगैरह ये और कोई बिल्डिंगें नहीं थी, वो पुलिस स्टेशन था और ये हमारी दुकान थी और पूरा खाली मैदान था ये, और सड़कें थी बस वो आपके कच्ची सड़कें थी उस ज़माने में।
तो मैं ये सवाल किया करता था कि यहाँ पर तो कोई बस्ती नहीं है और आप जो है यहाँ पर इतनी सुबह आ जाते हैं। तो बड़ा दिलचस्प जवाब दिए जो मैं हर वक्त मैं अपने बच्चों के यहाँ से भी बताता हूँ और आज के लोगों के लिए भी बड़ी एक सबक आमोज चीज़ है कि वहाँ उस ज़माने के लोग का बिज़नेस करने का तरीक़ा क्या था कि वो टाइम की पाबंदी का कितना एहसास रखते थे और वो अल्लाह ताला को याद करने के वास्ते कैसा शुरुआत करते थे बिज़नेस। तो जब वो आते थे 6 बजे आके दुकान खोलते थे तो कोई मौजूद नहीं रहता था, वो ख़ुद दुकान खोल के वही अपना झाड़ू वगैरह करते थे और आकर जो है वो कुरान वगैरह जो भी पढ़ना है पढ़ा करते थे। तो उससे फ़ायदा ये होता था, बिज़नेस क्या से तो नहीं, मैं पूछा तो बोले भाई बिज़नेस क्या से थोड़ी करता हूँ, ये तो एक आदत है जो मैं उसको जारी करा हूँ और ये चीज़ जो है अल्लाह के नाम से अगर हम चीज़ें अगर कोई कारोबार शुरू करते हैं रोज़ उसको याद करके उसका शुक्र अदा करके अगर हम कोई कारोबार शुरू करते हैं तो उसमें हमारे लिए बरकत का मौका है। और ये चीज़ें मैं ये बाय द वे जो चीज़ें चूँकि निकल गई इसलिए मैं दरियाफ्त कर रहा हूँ। फिर उससे फ़ायदा ये होता था कि जो हमारे मुलाजिमीन थे वो उनका टाइम आने का तो बात का था, लेकिन वो जब देखते थे कि सेठ साहब आ जाते हैं और सेठ का बच्चा भी जो हो आके वो भी जो है मदद करता है तो वो लोग भी जल्दी आकर जो है उसमें झाड़ू झटका वगैरह में जो है साथ देते थे। तो आप पेट्रोल पंप से स्कूल को जाते थे? जो पेट्रोल पंप से स्कूल पे ये तरीका था कि पेट्रोल पंप पे मुझसे कहा जाता कि तुम सुबह पहले आना, दुकान पे आना, दुकान पे ठहरना, उसके बाद जो है तुम यहाँ से जो है स्कूल को जाना। ये इनका एक डिसिप्लिन था और ये डिसिप्लिन को जो है और हमारे वालिद साहब ने ये भी एक हमारे को तालीम दी थी कि कोई काम जो है छोटा नहीं होता। हर काम को चाहे आप कोई भी हो लेकिन आपको काम शुरू के स्टेज से आपको जो है करना चाहिए और अपने दूसरों के लिए एक आप इसकी मिसाल आप बनाना चाहिए कि सेठ खुद जब ये काम करते तो हम क्यों नहीं कर सकते। चुनाचे उन्होंने भी वही काम करते थे और हमको भी ये तालीम दी उन्होंने कि जो है कोई काम जो है छोटा नहीं होता। आप झाड़ू दीजिए, पोछिए, आप जो है पेट्रोल डालिए, हवा भरिए, हर काम को आप करने की आदत होगी ताकि आपके मुलाजिमीन भी देखेंगे और आपके का जो ईगो है, मैं तो ये मेरी नज़र में यही बात थी कि इंसान का एक ईगो रहता है। आज के ज़माने में यही बोलते कि भाई जो है ये सेठ साहब है, सेठ साहब ऐसा काम कैसा कर सकते। तो उससे मिलता हुआ एक छोटा सा वाक़या जो मैं सुनाना चाहता हूँ, बड़ा दिलचस्प भी है वो। तो वो एक हमारे पास मुलाजिम थे, बहुत अब तो इंतकाल हो गया, बहुत मारूफ अली। तो वो जो है वो भी हमको देखकर जल्दी आ जाया करते। तो जब भी मुझे इससे झाड़ू करवाते थे उन्होंने तो वो मुलाजिम आगे बढ़ के झाड़ू हाथ में से ले लेता था तो उसको टोकते थे हमारे वालिद साहब, बोलते कि नहीं रहने दो, क्यों क्या। और मुझे जुमला इम्तियाज़ साहब आज भी मेरे कान में गूंजता है। वो ये कहते क्या ये जो है सीधा आके क्या गले पे बढ़ जाएगा, इसको इस स्टेज से गुजरना है। हालांकि बड़ी छोटी बात है लेकिन इसके ऊपर कितना मानों से भरपूर है और कितना हमारे सबक का है और दूसरों को हम सबक देते हैं कि अगर आज के बच्चों को अगर हम हमारे तालीम दे कि आप पहले ये कामों से कर आप जो है आके आप जो है काउंटर पे बैठिए या कैश पर बैठिए। जब आप मालिक बनिए पहले आप नौकर का काम करिए और फिर मालिक बनने का सोचिए। लेकिन अब बदनसीबी की बात है कि कहीं हमारे पास बहुत सारे बिजनेस में लोग जो है इसका जो है काम करने के से अब ज़रा हिचकिचाते हैं, नहीं करते। हमारे मोहम्मद मियाँ साहब जिस तरह हमारे इफ्तिखार हुसैन साहब ने अपने तजुर्बात बयान किए, आप अपने कारोबार के इब्तदाई तजुर्बात, आपके मामू साहब किस तरह आपको कारोबार में लगाए, आपके इब्तदाई तजुर्बात क्या हैं? वो जैसा पहले तमहीन में आप जो बताए कि हम लोग भी बुनियादी तौर पे अटैच ट्रांसपोर्टेशन से हम लोग हो गए। जनाब मोहम्मद मियाँ साहब जी, आप अपने जिस तरह इफ्तिखार हुसैन फिदाली साहब ने अपने तजुर्बात बयान किए, आपका कारोबार हैदराबाद में किस तरह शुरू हुआ, आपके मामू साहब ने किस तरह आपको ट्रेनिंग दी और फिर शायद आपकी शादी भी उनकी साहिबजादी से हुई, तो जो है ये तमाम जो मरहलों से आप गुज़रे, तो दुकानें कहाँ थीं और आप अपनी दुकान को किस तरह खोलते थे और मुलाजिमीन के साथ आपका क्या रवैया था,
ये तमाम बातें जो हैं खुल के आप बताइए। कि हम लोग आके जब कारोबार शुरू करें बड़े मियाँ साहब, डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट लाइन से अटैच होगा। डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट, जैसा बैटरी, एसिड या जो भी चीज़ ऐसी थी बुनियादी, और उसके बाद गाड़ियों के मैकेनिक, कारखाने का मैकेनिज्म भी जानते थे हम लोग गाड़ियों को खोलना, बढ़ाना, मरम्मत करना, ये चीज़ भी उनके पास थी। तो हमारे पास कारखाने के तौर पे ये चलता था। तो ट्रांसपोर्ट लाइन से हम बिल्कुल या मुंसलिक हो गए जी। आमद रफ्त के लिए। आपके पास खुद क्या सवारी थी? उस ज़माने में आम चीज़ साइकिल तो सबके पास थी। उस वक्त हमारे पास मोटरसाइकिल और कार थी। कार, उस ज़माने में कार का रहना बहुत बड़ी बात है। कार मोटर मशीन कहलाता था। हालांकि वो कुछ भी कार रहने दीजिए, छोटी से छोटी, सब में कम कीमत की कार उस ज़माने में आस्टिन हुआ करती थी। आस्टिन, छोटी गाड़ी, बेबी आस्टिन, बिल्कुल बेबी आस्टिन, सब में कम कीमत की। अगर उसमें भी बैठ के कोई जा रहा है तो पुलिस वाला सीटी बजा के लोगों को हटा देते थे। तो हमारे पास वो गाड़ियाँ थे। और काम के ताल्लुक से ये है, जैसा कि पुराना एक तरीक़ा था पुराने लोगों का, ख़ासकर अपने फैमिलीज़ में, कि ख़ुद मेहनत करना, ख़ुद कमाना, सब चीज़ अपने से करना। नौकर वगैरह पे भी रहेंगे मगर उनके साथ करने वाली। तो अब ये बड़े मियाँ की जो बात थी, अब बात पहले से साइकिल पे भी चले, मोटरसाइकिल पे भी चले, मोटर में भी बैठे, कारखाना वगैरह सब चीज़ करें। इसके बाद हुआ ये कि ट्रांसपोर्ट लाइन से अटैच होने के बाद उस वक़्त बारबरदारी, आमद-ओ-रफ़्त के लिए जो तरीक़ेकार होते थे ऑटोमोबाइल लाइन से मुताले, लारी वगैरह, उसके अंदर बहुत ज़्यादा हम इन्वॉल्व हो गए। और उस वक़्त जो राशनिंग की सप्लाई थी, कारपोरेशन बोलते थे, तो कारपोरेशन की सप्लाई का बहुत बड़ा हिस्सा कारपोरेशन का, वो ये बड़े मियाँ मस्जिदीन एंड कंपनी के हिसाब से चलते थे। और इनके और ताल्लुक़ात का जहाँ तक ताल्लुक़ है, सभी लोगों से थे ताल्लुक़ात। और एक चीज़ ये थी कि बड़े मियाँ के जो ख़ास उस ज़माने में दोस्त थे, मौलम बदरुद्दीन वगैरह। क्या? मौलम बदरुद्दीन मौलम जी। और इस्माइल हबीब साहब बोलते थे उनको, मौलम। मौलम का काम क्या? सुनिए, मौलम से उन्होंने ट्रांसपोर्ट लाइन में अटैच थे, वो लोग भी ट्रांसपोर्ट में आ गए थे। अच्छा। तो मौलम बदरुद्दीन और वो हबीब साहब बोलते थे, ये बड़े मियाँ से, इनके पास मोटर थी, ये लोग पहले से मोटर थे, और ये लोग टैक्सी का काम करते थे पहले से, छोटा सा। तो ये बैटरी और डीजल, बैटरी, एसिड वगैरह से की वजह से हम दोस्ती बढ़ गई बड़े मियाँ से। उसके बाद ये ट्रांसपोर्टेशन जब लारियों का शुरू करे तो इसमें पार्टनरशिप की हैसियत से काम करते थे, इसलिए उनका नाम बोला गया। तो इसमें पार्टनरशिप, लारी ट्रांसपोर्टेशन जो किया जाता था। तो उसकी दूसरी बात बोलने की वजह यह है कि मौज़िज़ीन जो भी थे शहर के, वो ज़माने के मौलमीन वगैरह से काफ़ी क्लोज होते थे बहरहाल। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में बड़ी आसानी होती थी। तो बहुत बड़ा हिस्सा ट्रांसपोर्टेशन का हम लोग करते थे। अब आप ये हैदराबाद का तस्वुर मत रखिए, निज़ाम स्टेट का रखिए तस्वुर, जिसमें कर्नाटक और महाराष्ट्र के भी इलाके थे, औरंगाबाद तक का, इधर का,
पूरे इलाके थे, तो पूरे निज़ाम स्टेट में ट्रांसपोर्टेशन करते थे। तो यानी उस जमाने में सड़कें भी अच्छी बन गई। सड़कें भी बेहतरीन थी, बेहतरीन से मतलब आज की सड़क से आप कंपेयर मत कीजिए, मगर अच्छी सड़कें थी। कच्चे सड़कें थे। मोरम रोड अच्छी, उसके बाद में मेटल रोड, मोरम रोड बगैर मेटल का, और कच्ची बोले तो बिल्कुल कच्ची तो सड़क। बरसात में कीचड़ बन जाती। सुनिए, कच्ची सड़क बरसात में कीचड़ विचड़। मोरम निस्बतन कम, मेटल बहुत कम कीचड़ बनना। मेटल में सिर्फ डाबर नहीं डाला जाता, मगर वो तमाम चीज कंकर और ऊपर, हाँ, वो उस किस्म के होते थे। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का कारोबार रहा। तो उसी बेस में पेट्रोल पंप अफजलगंज जहाँ अब आज नहीं ग्रैंड होटल के पास है। अच्छा। और जो अपने सिटी कॉलेज के हॉस्टल के नीचे वाली जो बिल्डिंग थी, लियाकत अली थी नहीं है कि मिनिस्टर, लायक अली साहब की बिल्डिंग थी। लायक अली साहब की बिल्डिंग में किराएदार की हैसियत से राय मसीउद्दीन साहब, ऑनेस्टी ऑटोमोबाइल उस ज़माने में नाम था, ऑनेस्टी ऑटोमोबाइल अफजलगंज में, बाजू ग्रैंड होटल है ऑनेस्टी। वो ऑनेस्टी ऑटोमोबाइल में जब आके रहे तो बैटरीज वगैरह के काम के साथ पेट्रोल का काम भी वहाँ से शुरू कर दिया, क्योंकि अफजलगंज पे पेट्रोल का कम, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो भी था उसका बहुत बड़ा हिस्सा लारियों का वगैरह अफजलगंज ही मरकज था। अभी भी है? नहीं, पहले तो कुलियतन अफजलगंज था, दूसरे तरफ 2% कुछ रहते होंगे, 90% सब अफजलगंज पे ही होते थे लारियों वगैरह के काम। तो वहाँ पे अफजलगंज पे रहने की वजह से पेट्रोल पंप का इसका डीलरशिप जो बोलते हैं वो डायरेक्ट कंपनी से वहाँ से इशू हुई। डायरेक्ट कंपनी मतलब भाई अथराइज किस्म के डीलर बना, अथराइज डीलर बने, तो बैटरियाँ ये के साथ पेट्रोल का खर्चा भी हो गया, क्योंकि कंपनियां भी देखते थे कि कहाँ पे कंजप्शन होता है। ज़्यादा गाड़ियाँ अफजलगंज पे रहते थे, तो उस मुकाम पे हमारे अलावा भी 1-2 पंप हुए थे, लेकिन वो लोग नहीं चलाए, बंद कर दिए। तो 2-3 पंप। आप कौन से पेट्रोल पंप पे बैठते थे? ऑनेस्टी ऑटोमोबाइल जो था रोड पे, वहीं रोड पे रहता था। जैसा स्टेट है आजकल, स्टेट नाम की भी एक कोई ऐसी दुकान है। कहाँ स्टेट? वही टर्निंग के पास अफजलगंज की उस जगह पे था। नहीं, ग्रैंड होटल के बिल्कुल बाजू में। अच्छा। जो 2 मलियाँ जो होती है, उधर से होते हुए जो ऊपर जो हॉस्टल को जाने का जो रास्ता है, जो मलियाँ हैं, वहाँ पे थी वो मलिया ऑनेस्टी ऑटो। ये 1940-38 की बात, उससे बहुत पहले की बात है, ये 30-35 की बात है ये। हमारे उसके बाद से वो जो है 60 तक रही। 60 में वो दुकान निकाल दी। कौन सी? ऑनेस्टी। अच्छा, 60 से पहले जो है, जो इस वक्त मौजूदा शक्ल में उसमें ये आसिफिया लाइब्रेरी के बाजू जो पेट्रोल पंप है, वो पेट्रोल पंप मसीउद्दीन एंड सन्स के नाम से कायम हो गया 52 में। तो 50 में पेट्रोल पंप वहाँ कायम हुआ। तो वहाँ भी जैसा अभी इफ्तिखार भाई जैसा बताए कि हमारा भी वही कंसेप्ट था कि रूम होना, रहने वालों को होना, ड्राइवरों को होना, ये होना। हमारे पास लारियों के कारोबार ज़्यादा थे उस जमाने में। लारियों के नाम क्या थे? सुनिए, लारियों के कारोबार ज़्यादा थे, मोटरों के भी थे।
लारियों में डाज फोर्ट, छोटे छोटे गाड़ियाँ होते थे, डाज फोर्ट, ये ज़्यादा रहते थे, समझे आप? ये गाड़ियाँ ज़्यादा रहते थे। तो अब उसकी वजह से अब उस्मानिया ये आसिफिया लाइब्रेरी के बाजू जब गए, वहाँ पेट्रोल पंप कायम हुआ। और एक चीज़ जो है, जैसा कि भाई बताए, मुल्ला फिदा अली शेख फखरुद्दीन के नाम से जो थी, ये लोग बहुत पुराने कारोबार हैं, पेट्रोल पंप, हर किस्म के पंप के, पेट्रोल के वगैरह काम करते थे। और इन्होंने काफ़ी इनके ये थे ब्रांचेस, यहाँ पंप वहाँ पंप, वो कारोबार में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। मतलब ये कि ऐसा कारखाने का काम करना, ट्रांसपोर्टेशन का काम करना, उसकी ज़रूरत नहीं थी इनको, तो अपने काम के चलते था। तो उस वक़्त ये हुआ कि 53 तक डीजल की खपत काफ़ी हो चुकी थी, डीजल की खपत काफ़ी हो चुकी थी, जिसके बावजूद हैदराबाद में कोई पेट्रोल पंप नहीं था डीजल का। डीजल जो भी सप्लाई होता था वो बैरलों में आके सप्लाई होता था, डिपो से, सिकंदराबाद और नामपल्ली पे डिपो थे, वहाँ से आके बैरलों में आके सप्लाई होता था। पंप के ज़रिए से डिलीवरी नहीं होती थी। तो ये हैदराबाद जो है, हैदराबाद जो है आपके मद्रास स्टेट में इसका कारोबारी इंतज़ाम के हिसाब से मुंसलिक किया हुआ था। हेड ऑफिस तो बरमाशल वगैरह का बॉम्बे था, लेकिन ये डिवीज़न आता था मद्रास के अंदर। तो क्योंकि पेट्रोल वगैरह गाड़ियों की वजह से बहुत पेट्रोल का सेल सिंगल पंप के हिसाब से, जगह फिदा अली के 20 पंप हैं, 8 पंप हैं, तो बहुत ज़्यादा सेल 8 का, सिंगल के पंप के हिसाब से, क्योंकि सिचुएशन ऐसा था, लोकेशन ऐसा था जगह का, तो काफ़ी डीजल की खपत होती थी, इसलिए वहाँ कायम कर दिया गया पहला हैदराबाद में डीजल का पंप। कहाँ पे? आसिफिया। आसिफिया के पास मसीहुद्दीन एंड सन्स के नाम से काम चला। अच्छा। तो उस वक्त जो है टायर कंपनियों में हैदराबाद में 4 ही कंपनियां होती थी, डनलप, फायरस्टोन, गुडियर, एक इंडिया सुपर के नाम से होती थी। तो ये 53 की बात है, 53 की बात है। तो यहाँ पे उस वक़्त लारियाँ भी आ गए थे, ये भी हो गए थे, ये भी आ गए थे, तो टायर के डायरेक्ट कंपनी से डीलरशिप शुरू हुई मसीहुद्दीन से। जबकि फिदा अली वालों की समझो आप 20 साल पहले से काम थे, तो ये 53 से यहाँ पे हमारी डायरेक्ट डीलरशिप से 53 से मिला आपको एजेंसी 53 में आपको एजेंसी इंटर हो गए। जबकि हाँ 53 में क्योंकि हम शुरू से बुनियादी तौर से ट्रांसपोर्ट में मुलहन थे, तो उस ज़माने में टायरों में भी बड़ी रुकावटें आती थी। 40 सेकंड वर्ल्ड वॉर वगैरह में, तो उस वक़्त टायर ख़रीदने के लिए बड़ी दुश्वारियां होती थी, क्योंकि हमारे खुद लारियां थे, गाड़ियां थे, तो ख़रीदने के लिए, टायर ख़रीदने के लिए तक पूरे निज़ाम स्टेट में फिर के टायर ख़रीद के लेके आते थे। राशनिंग वगैरह थी पूरी, राशनिंग से मिलते थे टायर, बहुत किल्लत थी उस जब शहर हैदराबाद में ही कम थे, तो अजला में क्या रहेंगे टायर? गाड़ी जाके जो भी टायर 2 मिलते, एक मिलता, एक के वास्ते जाते थे, एक टायर के लिए जाते थे। अब मैं थोड़ी देर फिर फिदा अली साहब से बात करूंगा कि जैसा कि अभी हमारे मोहतरम मोहम्मद भाई बता रहे थे कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी जो है इसमें दिलचस्पी लेती थी, मेन डीलर्स में या मेन सप्लायर्स में। तो आप बता रहे थे कि बाज़ प्रोडक्ट्स पे आपका नाम
जैसा फिदा टायर अच्छा। और इस तरह, तो उसके बारे में कुछ वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसा आपने भी बताया कि आपकी जो एजेंसी वगैरह हुई थी या डीजल का पंप जो कायम हुआ था, वो बहुत पहले बाद की बात है। शुरू जो हुए थे, जैसा अभी इससे पहले की गुफ्तगू में मैंने आपसे बताया कि कैंस में पेट्रोल आया करते थे, फिर वो उसको बाद में पेट्रोल पंप पे तब्दील हुए, और ये गाड़ियाँ तो बहुत ही कम चला करती थी उस ज़माने में जब हम शुरू किए थे। ज़्यादातर साइकिलें थी, साइकिल के टायर्स जो है बहुत ही बेचा करते थे। तो एक डनलॉप वालों ने फिदा टायर्स के नाम से एक स्पेशल टायर हमारे से बनाकर हमको दिया था, तो वो जो है हम मार्केट करते थे फिदा टायर्स, साइकिल के टायर्स रहते थे। और साइकिल के पे दूसरे जो गाड़ियों के टायर्स, जैसा आपने भी बताया कि वो गुडियर, फायरस्टोन और एक फिस्क कंपनी भी आती है, फिस्क बाहर FIS के फिस्क है, कॉन्टिनेंटल इम्पोर्टेड टायर्स सब थे। इम्पोर्ट यहाँ उनके ऑफिसेस में थे। और मिचेलिन जो एक जर्मन था, ये वहाँ के भी हम लोग जो है फ्रांस, मिचेलिन फ्रांस, वहाँ से जो है उनकी भी एजेंसी थी हमारे को टायरों की। क्या नाम? मिचेलिन, स्पेलिंग MICHLINE। अभी भी ये मिचेलिन तो है, अभी भी आता है। नहीं, अभी मिचेलिन अब यहाँ बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। तो फ्रेंच शुरुआत वही हुई थी उस जमाने से। फ्रेंच कंपनी, जैसा रिनॉल्ट गाड़ी एक होती थी, रेनॉल्ट गाड़ी, वो भी फ्रेंच। फ्रेंच जी हाँ, रेनॉल्ट फ्रेंच है। और ये विलाट जो आते थे, विलाट कंपनी का आता था, अमेरिका से आते थे। और एक्साइड वो जो इंग्लैंड से आते थे। ये हाँ, ये भी जो है उसका भी कारोबार था साथ ही साथ। और एक कारोबार जो मुझे बाद में भी बताया गया, हमारे भाई साहब बताते, वो भूल गए, वो कह रहे थे कि फेब्रोलुबा कंपनी की जो है जो घड़ियाँ आती हैं, अभी भी आती हैं घड़ियाँ, तो वो उस ज़माने में बड़े प्यारे खूबसूरत गोल रंग की जो है घड़ियाँ बनाया करते थे फेब्रोलुबा कंपनी वाले। और उन्होंने ख़ास वो उसके ऊपर, घड़ियों के ऊपर ये लिखाकर जो लिखवाए थे उन्होंने, स्पेशली मेड फॉर मुल्ला फिदा अली शेख फ़खरुद्दीन। ये भी हमारे लिए बहुत ही, ख़ानदान के लिए हमारे लिए बहुत ही बाइस इज़्ज़त की बात है कि कुछ प्रोडक्ट्स को जो है उन्होंने हमारे ख़ानदान के नाम के साथ जो स्पेशली मेड फॉर मुल्ला फिदा अली शेख फ़खरुद्दीन जी। अच्छा, जो वॉर के ज़माने में इम्तियाज़ साहब, जब पेट्रोल बिल्कुल ही बंद हो गया था 1939 और 44 के दरमियान जी, उस वक्त जो है पेट्रोल तो बिल्कुल बंद हो गया था। तो हम लोग जो है अल्कोहल बनाना शुरू किए थे, स्पिरिट जिसको कहते हैं आप। निज़ाम शुगर फैक्ट्री से जो मोलासिस जो आते थे, उससे जो है अल्कोहल बनाकर वो जो है सप्लाई करते थे। और उस वक्त की गाड़ियों में जो आपको बता रहा था मैं कि कोयले को जो दहका कर उससे जो आग निकलती थी, तो उससे जो है गैस बनता था। तो वो गाड़ियों के साथ पीछे एक बैरल की शक्ल में वो फिट हुआ करते थे, और नीचे इसको लकड़ी से लेके आग लगाते थे। तो वो जो है उससे आग वो बंदी, क्योंकि जब पेट्रोल मिलता ही नहीं था। ये गाड़ियाँ ऐसी भी चला करती थी उस जमाने। नहीं, मैं एक चीज़ समझा नहीं जी। ये जो आप आग जलाने का तरीका बोल रहे हैं, गाड़ी का सफ़र जब शुरू हो रहा है, यानी मतलब समझिए घर से अब दफ्तर को निकल रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, उस वक्त तो ये मुमकिन है कि नीचे से आग लगाना। अब आप जो है मान लीजिए कि आबिद रोड पे गए या किसी और मकाम पे गए, गाड़ी आप पार्क कर दी, पार्क करने के बाद फिर दोबारा स्टार्ट करने के लिए फिर नीचे से आग, तो थोड़ा सा आग लगाना तो ज़रूरी था, क्योंकि उसका कोई दूसरा जरिए नहीं था ना। अच्छा, उसको तो कभी खतरे की बात नहीं, कोई खतरे की बात। खतरे की बात आप एक मेरे को याद है, ये जो एक्सप्लोजिव्स का लाइसेंस भी हम लिया करते थे जब कैंस में पेट्रोल आया करते थे ना 2-2 गैलन में, तो वो उसको जो है बाज़ाब्ता आपको स्टोर करना पड़ता था। तो हमारे पास खुद स्टोरेज एक कैपेसिटी टैंक्स थे, हाउस के वैसा हम बनाए थे पीछे, जहाँ पर ये कैंस वगैरह रखते थे। और हमको जो है इसके वजह से एक्सप्लोजिव्स का लाइसेंस भी हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो है इशू होता था। और वो लाइसेंस देखकर फिर कमीशन पुलिस वाले अपना लाइसेंस देते थे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उस जमाने में कोई तरीका था। अच्छा, हर पेट्रोल रखने वाले के लिए एक्सप्लोजिव लाजमी था।
उसके जो भी तरीक़ेकार होते थे वो देते। क्या बोलते थे उसको? एक्सप्लोसिव लाइसेंस। एक्सप्लोसिव लाइसेंस आज भी है एक्सप्लोसिव लाइसेंस। आज तक बगैर उसके कारोबार कर ही नहीं सकते ना। ये और इससे ही पुलिस वाले आपको इजाज़त देते हैं वो रहने से ही। इसके तो अलावा ये जो आप बोले गाड़ी रुकी तो क्या होते थे, जो कोल से चलते थे, कोल गैस बोल के बोलते थे, मोबिलाइज कोल गैस से चलते थे। उसको स्टार्ट, जैसा आप बोले, स्टार्ट करने के लिए कम से कम उसको मोशन में लाने के लिए 2-2.5 घंटे पहले प्रोसीजर शुरू होता था। 2-2.5 घंटे पहले कम से कम प्रोसीजर शुरू होता था। तो वो होने के बाद वो गैस बन जाती थी और वो लारियों में ज़्यादा चलते थे, कुछ गाड़ियों में भी लगा लिए गए थे। बड़े बड़े जो गाड़ियां हैं जैसा ब्यूक है वगैरह है, इसमें भी फिट हो गए थे वो ब्यूक वगैरह। तो उसको 1-2 घंटे पहले 3 घंटे पहले बोल के वो दहक के वो गैस बन के वो टेक्नोलॉजी तो बाहर की आई थी, लेकिन वो बनते यहाँ हैदराबाद में ही थे सब चीज़ें वो। तो उसको लगा के बैठने के बाद वो गाड़ी स्टार्ट हो जाती थी। गाड़ी स्टार्ट करने के लिए जो इंजन होता तो उसमें थोड़ा जैसा कार्बोरेटर वगैरह है, उसमें थोड़ा सा पेट्रोल या स्प्रीट पेट्रोल ही समझिए, इस पर पेट्रोल डाल के उसको ये चला के हैंडल मार के गाड़ी को स्टार्ट करते। गाड़ी जब स्टार्ट हो जाती थी तो वो गैस आती थी। गैस आने के बाद कुछ टाइम उसको गर्म होने के लिए लगता था। जब गर्म हो जाती थी तो उस वक़्त वो कारगर होती थी। जो आप पार्किंग वगैरह की बात करें, पार्किंग में ऑफ नहीं होती थी गाड़ी, वो ऑफ नहीं होती, वो चालू की चालू रहना पड़ता उसको, वो चलते रहती। तो वो बहुत ज़्यादा लोड नहीं ले सकती, मगर उसका इस्तेमाल कर रहे थे क्योंकि पेट्रोल धुआं निकलता था, वो कम निकलता था। कोयला का मामला था। वैसा कुछ धुआं निकल के जो रेलवे के धुएं के वैसा नहीं निकलता था। रेलवे के धुएं के वैसा नहीं था, तो धुआं निकलता था। अब आप वो जो गाड़ियां हैं मोबाइल गैल वगैरह ये चलते थे, और जब बसेस वगैरह जो चलते थे गवर्नमेंट के, वो जो है क्रूड ऑयल से चलते थे बसेस। क्रूड ऑयल की भी एजेंसी हमारे पास थी। क्रूड ऑयल है, पावरिन है, ये वाटर पंप्स के लिए जो था। पावरिन जो है केरोसिन की एडवांस शक्ल है, पेट्रोल से कम की शक्ल है। केरोसिन की भी डीलरशिप थी शुरू में, सब ये डीलरशिप सब हमारे पास ही थी सब। पूरे ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के डीलर है, दूसरा नाम क्या बोले आप? केरोसिन, क्रूड ऑयल, पावरिन वो जो वाटर पंप्स के लिए होता है ना, उसके लिए। और तो इसकी सबकी जो है हमारे को जो एजेंसी, पहले मेन एजेंट्स हम ही थे, बाद में और दूसरे लोग सब एजेंट्स बताए। क्योंकि कंपनियों का सर्वे के हिसाब से जैसा जैसा फैलावा होते गया वैसा देते गए। भाई अब मिसाल के तौर पे फिदा अली साहब डीलर है, मेन डीलर आता है, 20 आदमियों को देना है। तो मिसाल बता रहा हूँ, 20 आदमियों का इन्होंने दिए तो 22 आदमी खरीदार रहता ही नहीं था, तो फैलावे की मतलब नहीं है ना, कुछ भी फैलावे का। तो जैसा जैसा बड़ा बाद में बढ़े, मगर पुराने जो है इनके मराद को बाकी रख के कंपनियां डिसीजन लेते थे। ये नहीं कि आप पुराने हो गए जाओ साहब, क्योंकि आप बहुत मुतमईन, बहुत इंतजामी सलाहियत से काम करते थे, ईमानदार, तो आपको कंपनियां भी रिस्पेक्ट दे के रखे हुए थे। तो अब जैसे क्रूड ऑयल जो मैं बोला, वो बसेस में इस्तेमाल होते थे। बसेस उस ज़माने में होता था, एक बस का नाम होता अल्बिन, अलाउद्दीन वालों, लंदन की थी अल्बिन, लंदन की गाड़ी है, बस का नाम है। अच्छा, अल्बिन जो बसेस होते हैं, आप उस ज़माने में गाड़ियाँ कौन से होते बोले ना, उस ज़माने में जो बस थी, जो बसेस जो चलते थे निज़ाम स्टेट के, वो अल्बिन थी। वो इंग्लिश गाड़ी है जो आज तक भी है वहाँ पे बाकी इंग्लैंड में, अल्बिन। और बाद में 40 के आसपास लीलैंड भी आ गई बसेस में, लीलैंड। बाद में उसको अशोक लीलैंड का नाम दे दिया गया।
बाद में अशोक लीलैंड का नाम दे दिया गया उसको, समझ ली। तो ये हो गया। और उस ज़माने में जो गाड़ियाँ थे जिसको आज ट्रांसपोर्टेशन के अंदर इसके अंदर जो इस्तेमाल होते हैं, अब वो जो बसेस चलते थे आपके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, पब्लिक के लिए, आम लोगों के लिए, ये बसेस अब जैसा कि रेलवे है ये रेलवे है, हैदराबाद से निकलती थी एक रेलवे, परली बैजनाथ तक जाती थी। परली बैजनाथ भी उस वक्त निज़ाम स्टेट का था। तो वो रेलवे लाइन जो है, वो रेलवे लाइन जो है जहीराबाद से होते हुए, बीदर से होते हुए परली बैजनाथ को जाती थी। अब मिसाल के तौर पर हुमनाबाद या उस तरफ के वहाँ रेलवे नहीं थी, तो इधर जाने वाले लोग बस डिपो से, हुमनाबाद में बहुत बड़ा बस डिपो कायम था, बस डिपो था, तो लोग ट्रैवल करके जहीराबाद में आके रेल कैच करते थे। कहाँ जाने के लिए? हैदराबाद जाने के लिए या बीदर जाने के लिए, उसके मुताल्लिक़ा औक़ात पर। तो बसेस का ऐसा भी निज़ाम था, ट्रेन से अटैच करके ऐसा निज़ाम बसेस का था कि आम पब्लिक को सहूलियत के एतबार से निज़ाम-उल-औक़ात बना के चलते रहते थे बसेस। एक मिसाल बताया मैं, ऐसा सब तरफ चलते थे। और एक बोगी यहाँ से जो बॉम्बे जाने वाली रूट की जो रेलवे लाइन है, उसको एक बोगी अटैच कर देते थे। जो बॉम्बे रोड पे जो ट्रेन चलती है लाइन पे, उसको एक बोगी अटैच कर देते थे, जो विकाराबाद पे डिस्कनेक्ट रख देते थे। तो यहाँ के आम पब्लिक की सहूलियत के लिए आने जाने के जो तरीक़े थे हैदराबादियों के लिए, वो विकाराबाद पे रुक गए। फिर उसके बाद में उधर से आने की वाली गाड़ी ये डब्बे खुला लेती थी यहाँ पे। तो विकाराबाद हैदराबाद रेलवे का निज़ाम कायम था। और गुलबर्गा तो कम डिस्टेंस है, तो हैदराबाद कितना का कम, लॉन्ग डिस्टेंस तो चलते ही थे ना मेरे भाई। लॉन्ग डिस्टेंस तो रेलवे क्या वो विकाराबाद पे रुकती थी क्या, वो बॉम्बे जाती थी। तो हैदराबाद सिटी के फैसिलिटी के लिए अर्ज कर रहा हूँ, हैदराबाद के पब्लिक के लिए, आवाम के लिए ये फैसिलिटी पहुँचाई गई थी हम लोग नकल के लिए। जैसा साइकिल है, साइकिल रिक्शा है हैदराबाद में, उस ज़माने में टांगे, टांगे, उसके बाद में झटका एक होता था, टांगा, झटका, बग्गी भी रहती, बग्गी। और हम चुनाचे स्कूल जाते थे तो बग्गी में जाते थे बैठकर। टांगा, टांगे से कम लेवल की चीज झटका, बग्गी। उसके बाद क्या लिखे आप? शकराम। शकराम बहुत ऊंची शक्ल है, शकराम बहुत ऊंची शक्ल है शकराम की। हाई लेवल फैमिली शकराम इस्तेमाल करते थे। सिटी कॉलेज के पीछे उसका अड्डा भी था शायद। शकराम रहते थे। शकराम तकरीबन हर उमरा के घर के पास शकराम रहता था। जैसा मोटर ठहरती है आज, उस ज़माने की मोटर शकराम रहती थी। स्टेटस लेवल तो शकराम पीछे दरवाजा भी होता, ऊंचे, और वो एक शाही तर्ज की चीज थी, मेटालिक उसकी सीढ़ी, वो सब थी शकराम। अच्छा, उसके बाद में जनाब पालकी भी होती थी। पालकी में बैठे हुए आदमियां उठा लेके जाते नहीं, मैं देखा पालकी, वो भी जराए थे हैदराबाद में। उसको म्याना भी बोलते थे, म्याना भी बोलते थे, पालकी म्याना। और उसके बाद दुल्हनों को तो मस्त था, दुल्हन को पालकी म्याना, घोड़े पे, और ये पालकी में सुनिए, और उसको डोली भी बोलते थे। जिसमें दुल्हन को बिठाया जाता उसको उम्मन डोली कहा जाता था। अच्छा, पालकी वगैरह हो गया। अच्छा, पालकी की जो शक्ल थी जाम, तो आदमी का खींचने वाला हाथ का रिक्शा था।
हाथ का रिक्शा खींचते थे ना, होता था। अभी तक चलते हैं कलकत्ते में। अब जी, तक जी, है, थोड़ा अभी तक- इंक्लाइंड हो जाता था। ऊंचा रहता और पीछे था। कलकत्ते में अभी जी, मुराविज जी। है। तो वो तो ये तमाम हमलो नकल के जराए थे। अब बार बरदारी और आपके आमद रफ्त के लिए जो है बंडियां इस्तेमाल होते थे, ज़्यादातर बंडी। सवारी के लिए घोड़े, सवारी के लिए घोड़े, घोड़ा बंडी भी हुआ करती थी एक। मैं ये भी देखता था जी, कि उस जमाने में सीधी के लिए एक अजीब वो खुला पखाल बोलते थे, उसको बोलते हैं खुला पखाल। जिसका घोड़ा बहुत तेज भागता था। हाँ। कुछ लोग बोलते थे हाँ। कि उसको भी कुछ पिला देते हैं। नहीं, पखाल वगैरह रख के आज भी जो टांगे वगैरह की शक्ल है उसमें पखा उसको जिसमें शेंती रखी जाती है उसका नाम, टेक्निकल नाम पखाल है। जी। चमड़े की बनती है। जी। वो तेज भागना भाई, दुर्की चला दुर्पत चला वाला मसला है वो। जी। हाँ, सरपट चला सरपट चला तो वो सरपट चलता था उसके अंदर। हल्लू चले तो दुड़की चलना बोलते थे। वो तरीके थे हर एक के। ये सरपट ऐसा। हमारे इफ्तिखार हुसैन था, जी, ये डिसिप्लिन की बात पे मुझे एक बात याद आई कि आप कभी एक मतलब जिक्र किए थे कि आपकी शादी के दूसरे दिन भी वालिद साहब जी आपसे हाँ, वो ड्यूटी एक लिए। बड़ा दिलचस्प एक एपिसोड है जो अगर आज मैं अपने बच्चों को सुनाता हूँ तो वो बच्चे यकीन करने को तैयार नहीं होते, क्योंकि माहौल ही कुछ बदल गया। उस ज़माने का माहौल ये ऐसी था कि वालिदैन की जो है बातचीत को इतनी ज़्यादा अहमियत दी जाती थी, या फरमा बरदारी का ये आलम था कि कोई चीज़ को हम जो है नहीं बोल के नहीं बोलते थे। और वालिदैन भी उसी किस्म की बात भी करते थे, वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन करते थे और ख़ुद अमल करके फिर हमसे करवाते थे। वो बड़ी ख़ास बात थी, क्योंकि ख़ौल और अमल में कभी तज़ाद नहीं हुआ करता था उस ज़माने। तो उसका एक एपिसोड यही है कि जैसा मैं बता रहा था कि मुझे मेरी ये ड्यूटी थी कि मैं स्कूल में जाऊं या कॉलेज में, बाद में कॉलेज में भी जाने के बाद भी ये एक रूल बन गया था मेरे लिए कि जो है पहले, क्योंकि हम कुछ 1962 में हम जो है 1956 में 1956 में फिर हम वो सिद्दीअंबर बाज़ार से जहाँ जॉइंट फैमिली थी वहाँ से हमारे वालिद अलहदा होकर जो है इधर लकड़ी का पुल शिफ्ट हो गए थे, जहाँ पर जो दुकान थी पेट्रोल पंप था उसके ऊपर मकान बना के वहीं पर हम लोग शिफ्ट हो गए थे 1956 में। और मेरी शादी जो है 1963 में हुई। तो ये जो कॉलेज का ज़माना था, उससे पहले स्कूल का ज़माना था, तो उसमें ये पाबंदी हम पर आई थी कि जो है हम जो दुकान जो है सुबह, क्योंकि अब ऊपर भी सिद्दीअंबर बाज़ार से भी जब आते थे तो जब भी वो वहाँ से वही टाइम पर आते थे और जब यहाँ रहते तो वही टाइम पर दुकान खोलते थे। तो ये हमसे कहा जाता था कि आप जो है सुबह स्कूल जाने से या कॉलेज जाने से पहले आप पहले दुकान पर आना, साफ़ सफाई करना, फिर आप नाश्ता करने जाना और फिर स्कूल या कॉलेज जाना। अब ये तो चलते ही रहता था। एक वक्त जब हमारी शादी ठहरी तो वालिद साहब मुझे एक दिन पहले बुलाकर बोले, मियाँ तुमको मालूम है ना कि कल तुम्हारी शादी है। मतलब जी हाँ मुझे पता है। तो अब मैं ज़रा थोड़ा सा वो भी हुआ कि क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगला जुमला उनका क्या रहेगा। तो तुमको तो ये भी मालूम है ना कि तुम्हारी ड्यूटी सुबह जो है आकर जो है दुकान खोलने की, और कितने बजे, 6 बजे खुल जाया करती थी। 6 बजे तुमको आकर दुकान खोलना है। तो अब मैं तो खामिल बैठा, हाँ जी हाँ मुझे मालूम है। तो फिर याद रखिए बोले कि कल आपको आकर फिर दुकान खोलना है, ये नहीं कि आपकी शादी हो गई तो आपको नहीं आना। तो सिवाय मैं बता रहा हूँ ना कि जैसा उस ज़माने में यानी हमारे पास नहीं का लफ्ज़, वालिदैन के लिए नहीं का लफ्ज़ नहीं था, फरमा बरदारी की हालत थी और वो डिसिप्लिन ऐसा था। ये बताइए कि पेट्रोल की कम से कम क्या कीमत आप दोनों ने देखी है? 5 आने गैलन था मेरे ख्याल से, मेरे साथ जो मुझे बताया गया कि 5 आने गैलन हुआ करता था उस ज़माने। 5 आने गैलन यानी 5 आने लीटर। गैलन 4.5 5 4.88 लीटर समझ लो ना, 5 लीटर एग्जैक्टली। समझिए। देखिए जो बोल रहे हैं 1 लीटर उस जमाने में, आप बात पूरी करे बाद में बताऊं या बोल? ये क्या है,
पेट्रोल आपको देखिए 5 गैलन होता था। पेट्रोल की कीमतों का ऐसा है, जैसा आप पहले बोले, बाज़ दफ़ा माल आना बंद हो जाता था। या, ये वही गवर्नमेंट कहने की जा रहा पाबंदी वगैरह वगैरह की वजह से माल आना बंद हो जाता था। जब माल आना बंद हो गया तो उसकी कीमतें बहुत बढ़ जाती बहुत थी, बढ़ जाती। बहुत बढ़ जाती थी। तो वो आम आदमी के खरीद की बस की चीज़ नहीं रहती थी पेट्रोल। तो उसके लिए राशनिंग, कूपन वगैरह ये वो सरकारी तरीके से बहुत ज़्यादा यहाँ तंजीमें भी थी, ये थे। और ट्रांसपोर्ट लाइन के एक नामवर शख्स थे, आप भी पहचानते होंगे, खुर्शीद हुसैन साहब एक थे, ट्रांसपोर्टर्स वगैरह के उनके लीडर थे। तो वो जो है पेट्रोल की, राशनिंग की या टायरों की, जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती थी ऑपरेटर्स को, ट्रांसपोर्ट को, उन्होंने बहुत ही एक्टिवली कंट्रैक्ट करते थे डीलर से, कंपनियों से, गवर्नमेंट से। तो उसके बावजूद भी खिल्लत एक ऐसी चीज़ है जिस पे कंट्रोल पाना मुश्किल होता। तो बहरहाल ये था कि पेट्रोल मिसाल के तौर पे 2 गैलन के डब्बे आते थे, 2 लीटर का एक डब्बा, 1 रुपया लीटर बोले तो 2 रुपए का डब्बा रहता था, समझे? वो कितने का? 2 रुपए का डब्बा रहता था। वो डब्बा जो है कम से कम 100 रुपए में बिकता था, खिल्लत के दौरान। हाँ। यहाँ एक तो बात मैं 100 कहना रुपए चाहूँगा। से बिका तो उस जमाने में तो देखिए डिसिप्लिन के इसकी बात, ये चीज़ों के रास्ते निकालते। आप मेरे को, आप दिए मेरे को परमिट बिका, मैं ले जाके बेच देता हूँ, तो ज़रूरतमंद लोग खरीद लेते हैं। तो उसको क्या, तो उसकी रुकावट के लिए भी बहुत से थे, मगर ये नहीं होता था कि सबका सब ऐसा बिक जाता था, इतना भी बिकता था। यहाँ तो हाँ, मैं खता कलाम करूँगा कि जो बात आप कह रहे हैं इसमें मैं ये ऐड करूँगा कि राशनिंग के ज़माने में जब कूपन्स इशू हुआ करते थे और काफ़ी अरसे तक था, तो लोग जो है जिनके पास जो है ज़्यादा कूपन्स आ जाते थे, उनको ज़रूरत कम होती थी, तो वो लाकर हमारे दादा के पास लाकर, या हमारे वालिद, बाद में हमारे वालिद साहब के पास लाकर जो है वो कूपन्स रखाते थे। और उनको पूरा इत्मीनान था। उस ज़माने की बात मैं बता रहा हूँ कि इतना इत्मीनान था कि ये जो कूपन्स दिए गए हैं ये हमको जब हम मांगेंगे हमको मिल जाएगा। उस वक्त कोई लिखाई पढ़ाई नहीं होती थी, यानी ये नहीं कि इतना ट्रस्ट, इतना भरोसा रहा करता था। तो वालिद साहब मुझे बताते थे कि देखो ये एक तिजोरी रहा करती थी, उसके अंदर रखते थे वो, बिल्कुल। और वो मुझे बताते थे कि ये सब अमानतें हैं, लोगों की अमानतें, उस पर क्या नहीं, उसकी वैलिडिटी नहीं बिल्कुल नहीं, वैसा कुछ नहीं था। वो टाइम लिमिट के अंदर एक टाइम लिमिट थी। तो जो आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, वैसा हमारे पास भी नहीं था। अब बड़े मियाँ के पास अटैची थी, उसमें हमेशा भरे हुए रहते थे। तो वो अड्डे वाले सब ला के रख देते थे, लो बड़े मियाँ रखो, जब होना हमको देना। तो लिखा पढ़ी कुछ नहीं होती थी, लिखा पढ़ी। तो मगर हमारे वालिद साहब जी क्या हाँ, करते थे, उसको जो भी कूपन रहता था उसको एक लिफाफे में, या कागज, लिफाफा भी नहीं मिलता था तो एक कागज को मोड़कर उसके ऊपर नाम लिखकर उसको रख दिया करते। उसके साथ एक दिलचस्प वाक़ा ये कि ये हुआ कि एक बार जो है चोरी हुई, हमारे पास दुकान में रखा हुआ था वो, और वो इतनी, आज भी वो मेरे पास है तिजोरी जो रखी थी, इतनी हैवी तिजोरी है कि उसको आप जो है दीवार में सब है, नहीं नीचे रहती, बहुत ऊंची रहती, उठती नहीं। तो वो जो उठाने को बड़ी मुश्किल हुई थी। तो वो जो है चोर जो है रात में उसको जब उठा के कैसा भी जो है कट्टे पे जाकर बैठ गए, और वहाँ पर जो है वो समझे कि अभी हैवी तिजोरी है तो इसमें काफ़ी कुछ रकम वगैरह होंगी, मगर रकम वगैरह कुछ भी नहीं थी, क्योंकि हमारे वालिद साहब का उस वक्त जो है ज़रा हालत ज़रा इतनी अच्छी नहीं थी माशी तौर पर, तो इतना वो नहीं था। उनको बस वो लोगों की अमानतें रखते थे, उनको वापस करते थे, और क्रेडिट वगैरह बहुत दिया करते थे। और ज़्यादातर गवर्नमेंट सप्लाईज थी, और ये जागीरदारों को और बड़े बड़े जो नवाब हों उनके पास सप्लाई होती थी। तो बहरहाल वो जो चोर जो है, जब वो जाके वो हिसाब खोलने की कोशिश किया तो खुलती नहीं। उसको खोलने के बाद भाई वो क्या हुआ इसमें क्या, तो पुलिस जो आ गई, आगे भाग के आगे पकड़े, तो वो लोग छोड़कर वहाँ से भाग गए। मगर वो यही समझ के चोरी किए थे, इसमें काफ़ी पैसा था। तो जब वो वापस जो है वालिद साहब को मिली, तो और जिन जो लोगों ने जो है वहाँ पर रखाई, तो वो लोग भी कुछ देर के से तो परेशान हो गए कि अरे ये पूरे हम जो कूपन्स वगैरह जो है सब उनके पास दे दिए हैं, क्या हशर होगा। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, वालिद साहब मुझे बताते थे
कि देखो अल्लाह का कितना लाख शुक्र है कि मैं उनकी अमानत मेरे पास महफूज थी। अगर चोर को हाँ। तिजोरी तोड़ देता और पैसे नहीं देकर उसके यहाँ से कूपन, उसके लिए तो कोई हकीकत नहीं थी, उसको मालूम ही नहीं, वो तो पानी में डाल देता था। पानी में अगर डाल देता तो मेरे को जो कितना लोगों को जो वापस करना पड़ता था, जबकि वो लोग को मैं रसीद तक नहीं दिया था। तो एक छोटा सा वाक़या बस ये है कि ऑनेस्टी का कितना जो है, तो और वालिद साहब पे इतना लोगों को हमारे ख़ानदान पे माशाल्लाह लोगों को इतना भरोसा रहता था कि भाई एक तो ये कि पेट्रोल, आज भी पेट्रोल पंप में अगर आप किसी से पूछेंगे, बोलेंगे भाई फिदाली के पास आप जाओ, वहाँ पर पेट्रोल आपको जो है बिल्कुल प्योर और बिल्कुल जो करेक्ट जो मिलना चाहिए वैसा मिले। तो उस ज़माने के इक़दार थे वो। ये नहीं कि आज हम जो है अगर ऑनेस्टी का काम करें तो कोई बड़ा काम करें, नहीं, वो तो हमको करना चाहिए, उसूलन करना चाहिए, वो तो अल्लाह का हुक्म है, हम करते हैं। लेकिन लोगों में जो है ये अल्लाह के फजलो करम से इसकी जो है बहुत बड़ी मांग, चुनाची इसी वजह से वो हमारी फैमिली में, आज की फैमिली में हमारे बच्चों में भी आई है। क्योंकि अब ये डाइवर्सिफिकेशन जो हुआ बिज़नेस का, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली जो है पेट्रोल की लाइन में थी, उसके बाद होते होते डाइवर्सिफाई, जैसे जैसे ज़माना चेंज होते गया, कारोबार में भी डाइवर्सिफिकेशन होते गया। अब वो हम उससे मुल्हक़ा जो लाइन है उसमें कार रेंटल्स में आ गए, और अल्लाह के फजलो करम से और आप लोगों की दुआओं से की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज ये है नंबर 1 कार रेंटल्स है हमारा, नूरी ट्रैवल्स और डॉट कैप्स के नाम से, और मुख्तलिफ और 2-3 कंपनीज़ हैं। मगर वो बोलने का मतलब यही है कि अल्लाह ताला ने हमको जो हमारे जो वालिदैन की तरफ से जो हमको विरसे में जो भी अक़दार हमको मिले थे ऑनेस्टी में, और बिज़नेस किस तरीके से किया जाए, कैसा डिसिप्लिन रखा जाए, वो हम सब अपने बच्चों में मुंतकिल किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज वो बच्चे उसी तरीके से वो सब चीज़ों को, वो इक़दार को, वो सब चीज़ों को लेकर आज अपने बिज़नेस में अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। और आज पब्लिक में भी, लोगों में भी इतना अच्छा जो है इसका रिस्पांस है, इतना ट्रस्ट है कि वो लोग हमारे पास की जो सर्विस है, जो गाड़ियां हैं, उनको मालूम है कि यहाँ का कारोबार, ये लोग ऑनेस्टी का काम करते हैं। और बराबर जो है कोई भी चीज़ इनके पास से अगर गाड़ी के अंदर कुछ छूट भी जाती है तो ये फ़ौरन हमको दोबारा मिल जाती है। यहाँ से कोई चीज़ चोरी नहीं हो सकती। ये अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह का एहसान है, हमारा उसमें कोई दखल नहीं। तो आपके कितने बच्चे हैं आपकी लाइन में? मेरे पास यहाँ पर दो लड़के हैं मेरे साथ हैं, और दामाद हैं जो भी ये काम करते हैं हमारे साथ। नबील हुसैन बड़ा बेटा है, मतीन उससे छोटा है। 2 लड़के, नबील हुसैन, मतीन हुसैन, और मेरे जो दामाद हैं वो रिजवान हैदर। वो हमारे साथ यहाँ ट्रैवल लाइन्स में मुख्तलिफ जो हमारे 4-5 कंपनीज़ है ट्रैवल्स के, उसको जो है कार रेंटल्स को लोग मैनेज करते हैं। जी, आपके लड़के भी आपके बिजनेस में आ गए हैं या उन्होंने अलग इख्तियार किया है? मैं मुतल्लिक़ा ही बिजनेस है टायरों का हमारा। जब बड़े मियाँ साहब के इंतकाल के बाद हमारा मुश्तरका ही कारोबार रहा, और हमारे बड़े मियाँ के बच्चे मेरे भाइयों के हिसाब में थे, भाइयों के हिसाब से हम चलते थे आखिर तक सब पूरा। तो बड़े मियाँ का इंतकाल 74 में हुआ, और 94 तक 20 साल तक कुतुब खाना आसिफिया के बाजू जो पेट्रोल पंप है, मस्जिद एंड सन्स, हैदराबाद सर्विस स्टेशन, इस नामों से टायर चलते थे। और सिद्दी अम्बर बाज़ार पे भी हमारे टायरों की दुकानें लगे हुए थे, टायर हाउस, हैदराबाद बिजनेस सेंटर वगैरह वो भी थे। वो सबको हम ख़त्म कर दिए। 94 में मैं अपना बिजनेस काम अलग शुरू करा, मॉरल टायर ट्रेड्स के नाम से, जो अब मौजम जही मार्केट पे है, हुसैनी बिल्डिंग में, बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक के बिल्कुल बाजू है। तो आपके बच्चे? तो बच्चे जब से मेरे से मुंसलिक हैं काम में 94 से, और अल्लाह के फजल से। और बड़ा बच्चा तो मेरे साथ ही रहता है, और उसके अलावा 2 बच्चे जो हैं, एक नवीद और एक, बड़े बच्चे का नाम हबीब जी, हबीब, दूसरे का नाम नवीद। क्या नाम? नवीद,
नवीद वैसा वारिस है मगर नवीद के नाम से ही है। हबीब का नाम शहाबुद्दीन है लेकिन नाम तरीके से शहाबुद्दीन हमारे वालिद का नाम है। ट्रेड में नवीद वो मैन्युफैक्चरिंग टायर मैन्युफैक्चरिंग लाइन में है फैक्ट्रीज के नवीद। और एक जो है मुजीब वो भी यही हमारे से मुताल्लिक़ा कामों में अटैच हैं। और तीसरा है ज़िक्र अमीन। ये 3 तो हो चुके, 4 होना ना। अच्छा 4 है जी। मुझे भी इन्हीं कामों में, मुझे भी इन कामों में से लिखे। चौथे ज़िक्र अमीन जी, ज़िक्रिया अमीनुद्दीन, ज़करिया अमीनुद्दीन, ज़करिया अमीन, ये भी टायर मैन्युफैक्चरिंग लाइन से ही मुंसलिक है। तो इस तरीके से हमारे कारोबार 94 से इंडिपेंडेंट चल रहे हैं। 20 साल हो गए ना, 20 से है। अच्छा, मैं इफ्तिखार साहब से पूछना चाहूँगा कि हैदराबाद में जो टैक्सी सर्विस है अब तो बहुत ज़्यादा फैल गई है। अब तो ऐसा है कि आप बुक कराते ही एक लिहाज से हर चीज़ आपको घर में बैठे बैठे इंफॉर्मेशन आ जाती है, SMS आ जाता है। पहले बुला के लाना पड़ता था, कभी बीच में मीटर भी लगे, वो गंदा मालूम होता था, उससे पहले चुका के लोग लाते थे। और उस ज़माने में मैं देखता था कि शेवरोले गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा थी। तो उसकी कुछ हिस्ट्री अगर आप बयान जी। अर्ज़ करना ये है कि हमारा बिज़नेस जब पेट्रोल के, हमारा तो मेन बिज़नेस पेट्रोल का था। और इससे पहले, ये बताने से पहले मैं थोड़ी सी अपनी फैमिली की हिस्ट्री भी बताना चाहूँगा कि मुल्ला फिदाली साहब के 5 फर्जंद थे। सब में बड़े जो है बंदेली साहब, उनकी औलादें भी मौजूद हैं, फ़िदा हुसैन साहब और तजम्मुल हुसैन और डॉक्टर मुस्तफ़ा हुसैन मौजूद हैं। और दूसरे जो भाई थे उनके तुराब अली साहब, उनकी कोई औलाद नहीं थी। तीसरे जो भाई थे मेरे वालिद मुल्ला अब्दुल क़ादिर साहब। और चौथे जो है मोहसिन अली साहब जो पंजागुट्टे में रहा करते थे। उनके भी इस वक्त 2 बच्चे जो है बिज़नेस में हैं और 2 बच्चे बाहर हैं। और 5वें जो है डॉक्टर अब्बास हुसैन साहब, उनका भी एक पेट्रोल पंप था नारायणगढ़ में। और अब उनके भी 2 बच्चे वो अपनी कोई कंस्ट्रक्शन लाइन में चले गए। ये लोग जितने भी भाई हैं, इन लोगों के पंप्स ख़त्म हो गए सिवाय मोहसिन अली साहब के 2 पंप्स हैं। और हमारे बाकी के सबके कीरम मंदिर के सामने, जी हाँ, मेरा मंजिल, बाकी के सबके पेट्रोल लाइन से वो लोग हट गए। हम लोग जो है जब पेट्रोल लाइन में मौजूद थे, और अभी तक आज भी हम जो है ये फिदाली नाम हमारे दादा के नाम को हम चलाने के लिए पेट्रोल का बिज़नेस अभी भी कर रहे हैं। हालांकि वो बिल्कुल आजकल का पेट्रोल का बिज़नेस बिल्कुल जो है कोई फ़ायदा मंद नहीं रहा। पेट्रोल के जो है दाम इतने बढ़ते जा रहे हैं और उसका मुनाफा जो है सिर्फ कमीशन के ऊपर हुआ करता, पर लीटर कमीशन पर उसका जो है दारोमदार है। तो जब भी पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ते हैं कमीशन वही रहता है, तो उसका मुनाफा कम होता है। लेकिन हम सिर्फ़ और सिर्फ हमारे दादा का, क्योंकि हमारी शुरुआत, हमारे रूट्स जो है पेट्रोल के बिज़नेस से हम शुरू किए हैं, तो हम उसको, मैं तो हमारे बच्चों को बोला कि हम कम से कम मेरी ज़िंदगी के तक तो पेट्रोल का बिज़नेस को जो है रखना चाहिए। हालांकि वो कैसा भी चले, लेकिन उसको रखिए, बाद में अलग है। मगर उसको डाइवर्सिफिकेशन करना भी ज़रूरी था। इसलिए फिर हम 1973 में हम जो है ये कार रेंटल्स की बिज़नेस में दाखिल हुए। सब में पहले हम लोग एक मेटाडोर से कारोबार शुरू किए। और हम जो है ये इस लाइन में हमारा नंबर दूसरा है, क्योंकि इस वक्त इससे पहले जो एक ट्रैवल्स चल रहा है, टूरिस्ट ट्रैवल्स, हाफिज़ शेख इमाम बाबू खान वाले हैं, हाफिज़ शेख इमाम, जिनका पोल्ट्री भी था क्या? जिनका नहीं, वो अलग है। ये हाफिज़ शेख इमाम साहब थे जो टूरिस्ट ट्रैवल्स के नाम से उसको चला करते थे। लेकिन अब तो खैर वो भी बंद हो गया, काफ़ी अरसे से उनका कारोबार बंद थे उस लाइन में, वो कंस्ट्रक्शन लाइन में चले गए। तो वहाँ भी हम जो दूसरे नंबर पे हमारे जो 1973 से आज तक अल्हम्दुलिल्लाह ये बिज़नेस में भी हम काफ़ी इसको जो है फैलाए हैं। और अल्लाह के फजल करम से तकरीबन
1500 से 2000 गाड़ियाँ है मौजूद हमारे, जो अलग अलग कंपनियों के नामों पे चलती है, जैसा नूरी ट्रैवल्स है, डॉट कैब्स है, और वन कार जो एयरपोर्ट के वास्ते ख़ास वहाँ की सर्विस पे है, स्काई कैब्स के नाम से, जिसको GMR ने हमें उसका जो है लाइसेंस भी दिया है, एक्सक्लूसिव लाइसेंस वहाँ गाड़ी चलाने के वास्ते। और आप जैसे अभी आपने बताया कि आजकल जो है टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव हो गई है, और ये बात सच्ची है कि पहले टैक्सी गाड़ियाँ हुआ करती थी, लोगों को चुकाना पड़ता था, जैसा आज ऑटो का हशर है, उस ज़माने में पहले टैक्सियों का भी वैसे हुआ करता था, और बहुत कम थी। जी हाँ, और बहुत कम थी माशा। लेकिन जैसे आप जैसा बता रहे थे कि वो रफ्ता रफ्ता जो है वो ख़त्म हो गया, और उसमें भी टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव हो गई कि अब उसके अंदर खुद जो है आपको मीटर, अंदर ही बिल्ट इन मीटर होता है, वहीं आपको जो है पैसे भी जो है देना है तो वही क्रेडिट कार्ड वगैरह का भी सिस्टम है, आपको बिल भी मिल जाता है। और बुकिंग के वास्ते भी अल्हम्दुलिल्लाह वेबसाइट्स क्रिएट हो गए हैं, और बल्कि मोबाइल पर भी इसके ऐप्स अब आजकल आ गए हैं, तो आप वो ऐप्स का इस्तेमाल करके मिनटों में आप गाड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास उसका ऐप मौजूद है तो वो आपको उसके ज़रिए भी आपको गाड़ियाँ मिल जाती हैं। ऐप्स क्या? ये ऐप, इसका एप्लीकेशंस आता है इसके अच्छा। ख़ास एप्लीकेशंस। और दूसरे जैसा आप ये बुकिंग के वास्ते भी कॉल सेंटर्स, हमारे भी खुद कॉल सेंटर्स हैं, तो जब कोई भी बुकिंग कराता है तो कॉल सेंटर पे इसकी बुकिंग जाती है, वहाँ पर कई अफराद रहते हैं जो बुकिंग लेते हैं, और आपको गाड़ी इस बात से जल्दी आ जाती है कि वो गाड़ियाँ मुख्तलिफ़ जगहों पर फैली हुई रहती हैं, और वहाँ से वो टेलीफोन करके आपके पास डाइवर्ट कर देते हैं। और बेशतर हमारे गाड़ियों में GPS भी मौजूद है, जो ट्रैकिंग करते हैं रास्तों की, कहाँ पर जाना है, किधर जाना है, इसका रास्ता, रूट्स वगैरह, तो GPS। और हम भी जो है हमारे पास बैठकर हम अपनी गाड़ियों के नकल व हरकत पर हम निगाह रखते हैं GPS के ज़रिए। GPS GPS वो सिस्टम रहता है जहाँ पे आप गाड़ी के कौन सी लोकेशन पे है, क्या है, उसको आप जो है देख सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कार रेंटल्स के बिज़नेस में भी काफ़ी जो है इम्प्रूवमेंट हुआ है टेक्नोलॉजी वाइज, और पहले जैसा दिक्कतें कस्टमर्स को होती थी अब नहीं है, क्योंकि पूरे रेट्स सेट हो गए। और बावजूद ये कि इतने अब आजकल टैक्सी सर्विसेज हो गए हैं, बेहिसाब टैक्सी सर्विसेज हो गए हैं, बाज़ लोग 2-2, 3-3 गाड़ियाँ रख के भी टैक्सी बिज़नेस कर रहे हैं, बाज़ के पास गाड़ियाँ नहीं होकर भी वो दूसरों की गाड़ियाँ अपने पास लगा कर बिज़नेस कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर भी वही बात आती है जो हमारे पेट्रोल बिज़नेस में, जैसा हम आपको बताया करते थे कि वहाँ पर जो है ऑनेस्टी और डिसिप्लिन अगर वहाँ भी हम मेंटेन करें तो ये बिज़नेस भी अल्हम्दुलिल्लाह एक कितना अच्छा सर्विस बिज़नेस है लोगों के लिए, और अल्लाह के फजल करम से ये बिज़नेस में भी पब्लिक का बहुत बड़ा सपोर्ट हमारे को है, और हमारी जो भी सर्विसेज हैं अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक जो है बहुत उसका नाम होता है, और लोग पहचानते हैं और हमारे पर भरोसा करते हैं। अच्छा, आप बस सर्विस के बारे में बताएं। ये बस सर्विस जो है पुराने ज़माने से आज के ज़माने तक, इसमें भी जैसा हर चीज़ में डेवलपमेंट हुआ है, इसमें भी बहुत ज़्यादा हुआ। पहले के पूरे जगह के पॉपुलेशन के हिसाब से, आज के पॉपुलेशन के हिसाब से अगर पुरानी बात आज बोले तो ज़रा अजीब दिखती है, मगर पुरानी बात से शुरू अगर करें तो बसें आबादी के लिहाज से जो चालू हो गए निज़ाम स्टेट में, पूरे निज़ाम स्टेट में, क्योंकि हैदराबाद कैपिटल था तो पूरे निज़ाम स्टेट से लोगों का आना जाना लगा रहता है। NSR RTD रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, NSR रेलवे, निज़ाम स्टेट रेलवे थी। NSR जो थी निज़ाम स्टेट रेलवे, NSR, RTD रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ये रोड से मुताल्लिक़ है, ये रेलवे से मुताल्लिक़ है। लेकिन दोनों मिले हुए थे सर? नहीं, दोनों बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग। अच्छा। यानी मिले हुए इस तरीके से,
पब्लिक के सहूलियात के लिहाज से ये लोग निज़ाम-उल-औक़ात मुरतब करके रखे हुए थे। ये गाड़ी ये इस तरीके से आना, ये बस इधर से आना, इधर से आना। डिपोज़ बने हुए थे। डिपोज़ में जैसा मैं अभी अर्ज़ किया, क्रूड ऑयल इस्तेमाल होता था बसेस के अंदर। क्रूड ऑयल बोले तो लो स्पीड डीजल, LDO बोलते थे, LDO लो स्पीड डीजल। उसके बाद में HSD हाई स्पीड डीजल। अब जो डीजल है बोलते हैं ना, इसको HSD बोलते हैं, हाई स्पीड डीजल। और पावर इन जो भाई बोले थे ना, पावर इन इनके इसके डीजल से ऊंची चीज़ होती, पेट्रोल के बाद की चीज़, फिर केरोसिन। ये तमाम चीज़ें ये ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल होते हैं, बसेस में वगैरह सब में, बसेस सर्विस के अंदर। ये बस सर्विस का जैसा बस है, अफजलगंज से काचीगुड़ा को चलते थे। क्यों? कि काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन से मुताल्लिक़ जो भी पैसेंजर वगैरह हैं आने जाने के वास्ते, फिर इधर से और दूसरे तरफ जाते थे, इधर जाते थे, गोलकुंडा जाते थे। गोलकुंडे को रेगुलर बसेस चलते थे पब्लिक की सहूलत के लिहाज से, तो बसेस थे। बसेस के अलावा टैक्सियाँ भी चलते थे। कुछ टैक्सियाँ आप तो 73 से आपके काम है माशाल्लाह, बहुत लंबे वक्फे से है, अच्छे। और उससे पहले जब निज़ाम स्टेट में जो टैक्सियाँ थे, उनका पोजीशन ये थी कि 2-4 टैक्सी कभी होते थे। चार मीनार के पास हिलाल मोटर टैक्सी के नाम से होती थी। हिलाल मोटर टैक्सी, हिलाल मोटर टैक्सी, वो मीटर वाली टैक्सी रहा उस ज़माने में, यानी 19 के ज़माने की बात, 1990 1920 के टाइम की बात बता रहा हूँ। तो जब तो वो मीटरा कुछ नहीं रहते थे, मीटरा रहते थे, कुछ नहीं रहते थे। बात करे कि यहाँ तक जाना है, यहाँ तक, और अंदर का जो मेलामीटर है वो नोट करके उस पर पैसा देते थे, अंदर का, ऊपर कुछ भी नहीं रहते थे। हिलाल मोटर टैक्सी के नाम से पुरानी थी, बहुत पुरानी, जिसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। मौलवीन के जो हबीब साहब वगैरह थे, वो लोगों की जो क्या है रिलेशन, क्यों बोले तो इसलिए जिक्र किया था कि उनकी बहुत पुरानी ट्रांसपोर्टेशन थी, और तमाम तकरीबन लोग इनकी टैक्सी इस्तेमाल करते थे, बड़ी पॉपुलर। इनकी पहले ज़माने में कुछ मवानियात भी थे, टैक्सी बड़ी रहना, छोटी नहीं रहना, ये नहीं रहना, ऐसी। तो इनके पास बड़ी और छोटी दोनों टैक्सियाँ थे ये लोगों के पास। बड़ी भी थी, छोटी टैक्सी आम लोगों के लिए फ़ायदेमंद होती थी। तो इंतज़ाम, पर्दा भी रहता था। पर्दा तो कंपलसरी, हर एक में पर्दा। ऑटो में ऑटो बोले तो पैसेंजर ऑटो जो आजकल लगे हुए हैं, पुराने ऑटो में भी पर्दे होते थे। रिक्शे जो चलते थे, साइकिल रिक्शे, उसमें भी पर्दे होते थे। और टांगे वगैरह पर्दे के अलावा तो तस्वुर ही नहीं था। तो गाड़ियों में भी पर्दा 60-70 तक बाकी रहा था, उसके बाद पर्दे हटे हैं, तो ऐसा खींच देने के बाद। तो ये तमाम चीज़ें थे। एक गिलास से तो 3 पर्दे। हाँ। अच्छा, ये टैक्सी जो है, ये आपके चादर घाट पंप और उसके बाजू के जो हिस्सा है, मलकपेट बोलते हैं उसको, मलकपेट था, वहाँ भी टैक्सियाँ कुछ ठहरते थे। हैदराबाद के पुराने लोगों में से एक अब्दुल रहमान पेट्रोल पंप बोल के मशहूर चादर घाट पे था, आप भी देखे होंगे, खबरस्तान के बाजू, बहुत अच्छी लोकेशन पे था वो। तो वहाँ उनके पास टैक्सियाँ होते थे, बड़े टैक्सियाँ थे, और बहुत से, जैसा आप अभी बोले, कुछ लीडर वगैरह जो आते थे महाराष्ट्र के, इधर के उधर के, वो सब इसी के टैक्सियों में, इनसे हमारे बहुत क्लोज रिलेशन थे। वो लोग हमारे टैक्सियों में ही जाते थे। सोलापुर को कुछ लीडर आते थे, उनको जाना था। कभी कुछ इंतज़ामी एतबार से आने जाने की उनको
मनाई थी, वो सब लोग कभी आते थे तो इधर से ही जाते थे, टैक्सी के काम ऐसा चलते थे, तो उससे भी हम लोग क्योंकि आमद और रफ्त के हिसाब से इन्वॉल्व है ना, तो ये बात है, तो ये बात, तो अब उसके हिसाब में गाड़ियाँ होते थे, नए जनरेशन के वास्ते गाड़ियों के कुछ नाम बोलता हूँ मैं। आपको याद है एक पंटक गाड़ी होती थी, Pontiac। हाँ, नया लोग कभी अब नहीं दिखते, आपकी इतने टैक्सियों में एक भी नहीं होंगी वो पंटैक। नहीं, बेहतरीन गाड़ी है। नहीं, और ओल्ड्स मोबाइल पुरानी गाड़ियां हैं, मगर पुरानी नए गाड़ियां तो नहीं, नए गाड़ियों का तो जमाने में नाम निशान नहीं जी, था। जी। आपके पास माशाल्लाह 100-200 गाड़ियां हैं, उसमें एक भी गाड़ी ये नहीं है। अच्छा, उसके बाद में कौन सी हो गई, डॉज एक गाड़ी होती है, हाँ, डॉज। हाँ, प्लायमाउथ, हाँ। और जो है ब्यूक बड़ी आरामदेह और मशहूर गाड़ी थी, ब्यूक, समझे आप। फोर्ड तो है, फोर्ड शेवरले ये गाड़ियाँ, सिट्रॉन, ये फ्रेंच गाड़ी होती थी। सिट्रॉन, जी हाँ। अच्छा, और जो है जर्मन गाड़ियों में एक गाड़ी आती थी, आप अगर नाम सुने होंगे तो बहुत कम लोगों को मालूम है, DKW। मैं देखा हूँ, उसके एक ही दरवाजा होता था। एक दरवाजा रहता था और उसका हैंडल खींच के ऐसा गियर ऐसा खींच के डालना था। DKW मोटरसाइकिल भी होती थी। मोटरसाइकिल पे, हाँ, DKW मोटरसाइकिल के वैसी चलती थी, गाड़ी की आवाज़, उसकी इंजीनियरिंग ही टोटल अलग थी, DKW। और उसके उसी कंपनी की उसी ज़माने की क्या है, एड्रॉल एक गाड़ी होती थी, एड्रॉल, स्पेलिंग ADLER, एड्रल। ये जो है जर्मन की गाड़ी थी, और जर्मन की बड़ी गाड़ी में मर्सिडीज बेंज, ये पूरे गाड़ियां हैदराबाद में मौजूद थे, लोग चलाते थे। मर्सिडीज वो कार के मालिक की बेटी का नाम था, जो जवानी में मर गई। हाँ, तो बेटी के नाम पे रखा, मर्सी के लिहाज से, मर्सिडीज। हाँ, तो समझे, बेंज हो गई। उसके बाद में जो गाड़ियां थे, ब्रिटिश गाड़ियां, जो आम मुरवजत आम लोगों के हाथ में जो ज़्यादा थी, सब में ज़्यादा होती थी ऑस्टिन, बहुत लो कीमत नहीं, टैक्सी में चलने वाले ये सब चलते थे टैक्सियों में, ये गाड़ियां भी सब टैक्सियों में चलते थे, मगर ये DKW नहीं चलती थी टैक्सी में, मर्सिडीज नहीं चलती थी। उससे पहले जो बोले वो गाड़ियां टैक्सी में रहते थे। हुजूर निज़ाम तो एक हम्बर गाड़ी, ये हम्बर गाड़ी 3 नमूने की होती थी। हम्बर ब्रिटिश गाड़ी है, हम्बर 4 सिलेंडर, 6 सिलेंडर, 8 सिलेंडर हम्बर, छोटी हम्बर, मंडली हम्बर, बड़ी हम्बर आज जो सब में लंबी से लंबी जो गाड़ी है ना, वैसी गाड़ी होती थी। पीछे सोफा और ये आपके आईने और ये तमाम, ये एक्शन कर दिए थे। एक्शन करे बाद हम लोग लिए थे, हमारे पास हम्बर ही गाड़ी थी, बड़ी गाड़ी, तो बाद में बड़े मियाँ उसमें फिरते थे हम्बर गाड़ी में, तो एक्शन कर दिए थे, निकाले थे हम लोग जो। तो ऑस्टिन, मॉरिस, ये मैं इसलिए नामा बोल रहा हूँ कि ये नए जनरेशन में नाम नहीं मालूम, और जो बुज़ुर्ग हैं वो लोगों को ये महसूस होगा कि ये गाड़ियाँ वाकई में उस वक़्त उनके इस्तेमाल में रहे हैं। हिलमन ये गाड़ियाँ थे, और आप हिलमन बहुत कॉमन गाड़ी, हाँ, कॉमन गाड़ी, बल्कि एक मशहूर लेडी डॉक्टर थे, ज़हरा तकी, हाँ, उनके पास हिलमन चलाते थे। हिलमन, हाँ, रेनॉल्ट फ्रेंच गाड़ी है, रेनॉल्ट जो आपके पास आज चल रहे हैं। ओपल है। अच्छा, बड़े गाड़ियों में कैडिलक होती थी, कैडिलैक, हाँ, कैडिलक अमेरिकन गाड़ी है। रोल्स रॉयस, वो तो बहुत इंग्लिश, रोल्स बहुत इंग्लिश, पैसे, नहीं स्टेटस सिंबल। तो कैडिलक भी वही था, रोल्स भी वही था। महबूब अली
के आर्डर शुदा रोल्स आई थी, जब तक इंतकाल हो चुका था तो उसको कोने में डाले थे। अब वो चौमहला पैलेस में नुमाइश के वास्ते रखी हुई नहीं, है। मैं ये भी सुना था हाँ। कि वो गाड़ियों को ऑर्डिनरी मैकेनिक खोल नहीं सकता था, आप इत्तला दें तो इंग्लैंड से या कहीं नहीं उनकी नहीं, एजेंसी से ऐसी आ- ऐसी बात नहीं थी इंग्लैंड से आना ये आना। उस वक्त जैसा मैं अर्ज किया कि टेक्नोलॉजी बहुत कम थी, गाड़ियां बहुत कम थे, मैकेनिक वगैरह कम होते थे, तो खुलाने के वास्ते इतने कीमती गाड़ियों को खुलाना खोलना और वो औजार वगैरह होना, बॉम्बे वगैरह से आते थे, इंग्लैंड से आने की ज़रूरत नहीं। ये बॉम्बे में उस वक्त काफ़ी डेवलप होता, ये सब बॉम्बे से आते थे। ये अंग्रेज बना के रखे थे अपना मशगला, कि बोले तो हमारे को बोलना, हम बोले तो करना, अगर हाथ नहीं लगाना। जैसा बैटरी का था, बैटरी हम लोग बनाते थे, बेचते थे। नहीं आप खोलना नहीं, अरे खोलना नहीं क्या भाई, हम खोलते, आप क्यों नहीं, किसी को खोलने नहीं देते बैटरी, बिकना बोल के। और एक बैटरी हम बनाते थे USL, स्पेशल बैटरी USL, वो किसी भी बैटरी से बढ़ के ताकतवर। अच्छा, उसके बाद जो साइकिल हो गए आपके, साइकिल पे भी राशनिंग थी। नहीं, साइकिल पे भी राशनिंग थी, तो मुझे मालूम, तो परमिट होता था। परमिट होता था। तो साइकिल का उस ज़माने में महाराष्ट्र से ज़्यादातर फिर गुजरात से, फिर कुछ मद्रास से व्यापारियाँ आते गए। तो उसमें एक बॉम्बे की कंपनी थी छबीलदास, ये चंदूलाल मेहता बोलिए, तो उनके छबीलदास मेहता यहाँ डिफेंस ऑटोमोबाइल्स के नाम पे आई थी, लेके आई थी। तो उनको साइकिलों की एजेंसी थी, तो बाहर क्या थे, साइकिल में एक हरकुलस आती थी, रायले आती थी, BSA भी आती थी, फिलिप्स भी आती थी, मगर ज़्यादा हरकुलस कम कीमत होती थी। कॉमन थी। हाँ, हरकुलस, BSA, फिलिप्स, ये तो ये छबीलदास मेहता, लब्रिको, डिफेंस ऑटोमोबाइल्स, ये लोग बॉम्बे से आके काम करे। सिंधी थे, ये गुजराती थे, ये डिफेंस ऑटोमोबाइल्स के नाम से यहाँ लाए, बॉम्बे का ब्रांच था। इनके पास भी ऑटोमोबाइल का तकरीबन सामान मिलता था, बशमूल बैटरी, टायर्स, सब। अशोका ऑटोमोबाइल नहीं, अशोका तो बाद में बताएंगे ना, नहीं बाद में नहीं आया। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि पेट्रोल में अडल्ट्रेशन की रिपोर्टें कब से आने लगी? देखिए, अडल्ट्रेशन एक ऐसी चीज़ है कि जब घी दुआने पी था तो उस ज़माने में भी घी में मिलावट होती थी। पान तो कब से का दूध जो है 2 पैसे को लीटर तो नहीं बोलते थे, जब क्या बोलते थे वो भूल ही गया। देखो, दूध का माप को क्या बोलते थे जी? याद है? दूध के माप को लीटर तो नहीं बोलते थे, दूध के माप को क्या बोला जाता था? दूध शेर सवासी से। एक शेर दूध दुआने में 1-2 पैसे में था शेर दूध, उसमें भी पानी मिलाया जाता था। तो कब से क्या अडल्ट्रेशन की जहनियत पैदाइशी है हर चीज़ में, पेट्रोल में ही नहीं। उस ज़माने से भी सिक्के डुप्लीकेट छपते थे, तो वो कुछ नहीं है। मगर पेट्रोल में जो अडल्ट्रेशन वाली जो बात अब बुनियादी तौर पे एक कमर्शियल बेसिस पे एक बात पैदा हुई थी, जिसके लिए भाई अभी बोले डायरेक्ट लाते थे, अल्कोहल बना के दे देते थे, अल्कोहल बना के दे देते थे डायरेक्ट। वो कोई जुर्म नहीं था, कोई बुरी बात नहीं थी, ये चीज़ है बोले, उससे पेट्रोल का काम लिया जा सकता था। उसको पेट्रोल उसको और उसका वेट और लो कर दे के, जैसा अभी आप बोले केरोसिन और नहीं पावरिन वगैरह, इसके वेट को कमज़ोर करके स्पीड हल्का
इसकी वज़न को मादे को हल्के करके मिला के बेचने का एक कमर्शियल रुझान बन गया, जो हैदराबाद में कम था, नॉर्थ में या बॉम्बे वगैरह में तो वो लोग यहाँ पे अडल्ट्रेट पेट्रोल लाके बेचते थे, अडल्ट्रेट पेट्रोल लाके बेचते थे। अच्छा, पंपों में पेट्रोल में मिला देना, केरोसिन मिला देना, ये बहुत बाद में शुरू हुआ, बहुत बिल्कुल हालिया पैदा बहुत हुआ। हालिया पैदा। पहले बहुत जुर्म तक कोई व्यापारी ऐसा मिलाता नहीं था। अच्छा, उस ज़माने में बहुत से मवानियात थे ख़राब कामों को रोकने के लिए। अब जैसा कि पेट्रोल मिलिट्री को सप्लाई होता था, तो मिलना नहीं बिकना नहीं बोल के वो रेड कलर देते थे। मिलिट्री का पेट्रोल जो ऑक्टेन, था ऑक्टेन, मुख्तलिफ किस्म के ऑक्टेन आते थे अलग-अलग। तो रेड लाल, मिलिट्री का पेट्रोल एकदम लाल सेम रहता था, मालूम लेकिन करने के ऐसे मालूम तो करने के लिए अलग तो मालूम अडल्ट्रेशन नहीं होना अच्छा, चाहिए। तो केरोसिन ऑयल भी ऐसा आया है ग्रीन कलर का। ग्रीन अब हुआ है, अब क्या गया है, वो बहुत मिल रहा बोल के अच्छा, हवाई जहाज का जो पेट्रोल होता अलग था है, वो ऑक्टेन। सिर्फ केरोसिन 100 ऑक्टेन बोलते हैं। 100 ऑक्टेन 100 ऑक्टेन पेट्रोल सुपर 100 सुपर ऑक्टेन। ऑक्टेन OCTANE ऑक्टेन, और हमारा जो है वो 93 ऑक्टेन है, ये जो एक पेट्रोल सेकंड। रहता है। जी। नहीं हवाई पेट्रोल जहाज। नहीं, ये केरोसिन नहीं नहीं, पेट्रोल। हवाई जहाज का, और जो आम मोटरों में होता है 93 ऑक्टेन, 93 87 नहीं है। नहीं ये नहीं, नहीं, नहीं नहीं, इस वक्त पेट्रोल के भी बहुत से अकसाम हो गए। सऊदी में अलग है, यहाँ अलग है, इंडिया में। अब यहाँ जो आम पेट्रोल मिल रहा है, जो हाई ग्रेड ज़्यादा ताकतवर इंजन बड़े गाड़ियों के लिए कुछ पेट्रोल अलग से दे रहे हैं वो लोग। ऑक्टेन जो ताकत है उसकी एक्चुअल तो सबकी अलग अलग है, अलग-अलग। मगर आम जो मिल रहे हैं 87 93 नहीं चल रहा है, नहीं 93 तो वो भी स्पेशल पेट्रोल 87 है मेरा। 87 चल रहा है क्या इस वक्त? 87 के हिसाब में दे रहे हैं 87 ऑक्टेन। ऑक्टेन। ऑक्टेन तो उसकी ताकत है। ये आप जो फरमाए थे, मैं अगर आप खता जी। कलाम करूं कि जो बात आप मिलावट की बात बता रहे हैं, वैसे तो सब चीज़ों, लेकिन मैं खैर पेट्रोल की इस मिलावट के बारे में बोल रहा हूँ। मिलावट, देखिए मिलावट कब होती है? इंसान में जब बेईमानी का रुझान शुरू होता है, या उसको ज़्यादा हवस हो जाती है, ज़्यादा कमाने की फिक्र होती है, और कम जायज़ मुद्दत में जायज़ नाजायज़ तरीके में से वो दौलत जमा करने की कोशिश करता है, तो फिर वो हर किस्म की गलत कामों में मुलविस होता है। वो गलत कामों में जो पेट्रोल का बिजनेस है, उसमें लोग जो है मिलावट करके लोगों को धोखा देकर उसमें जो है ज़्यादा कमाना चाहते हैं। उसकी एक वजह उनके नज़दीक ये भी है कि भाई हमको इसमें मुनाफा कहाँ है, ये तो कमीशन बेसिस पे है। ये एक अजीब बात आपको मालूम होगी, शायद पता तो होगा, क्योंकि इसके बारे में कई वक्त अखबार में आ चुका है कि पेट्रोल ही एक ऐसा बिज़नेस है जहाँ पर जो आपका प्रॉफिट परसेंटेज के ऊपर नहीं, दुनिया के हर बिज़नेस में उसका प्रॉफिट परसेंटेज उसकी कीमत के ऊपर, ख़रीद के ऊपर और बेचने की कीमत के ऊपर जो है उसका जो है दारोमदार होता है। लेकिन पेट्रोल के बिज़नेस में शुरू से और आज तक उसका पर लीटर के ऊपर उसका कमीशन जो है मुकर्रर हुआ है। तो वो जो पर लीटर का जो कमीशन है बहुत ही मामूली उसका जो है उसको बढ़ाते हैं, हालांकि उससे कहीं ज़्यादा पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती जाती है। और आप ये भी देख रहे हैं कि आजकल हर 15 दिन को गवर्नमेंट के रूल्स के लिहाज से इसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो अक्सर जब पेट्रोल के रेट्स बढ़ जाते हैं, अब आपको हैरत होंगी कि आज जो पेट्रोल का रेट जो 78 रुपये फ़ी लीटर है तकरीबन, वो उसका कॉस्ट जो है 20 रुपये से भी कम है, 20 से भी बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन इसका डिफरेंस जो है, इसका टैक्स, आपका सरचार्ज, एक्साइज ड्यूटी, आपका सेंट्रल टैक्स, आपका स्टेट टैक्स, इसकी वजह से इसकी कीमत इतनी ज़्यादा हो। तो एक तो ये कि पेट्रोल के बिजनेस में कमीशन की कमी की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी कम है। यानी पेट्रोल की कीमत का 75% जो है टैक्सेस टैक्सेस जाते, मोर देन 75%। मोर देन। जी हाँ। तो
अब जो लोग जो रहते, खैर इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपके किसी बिजनेस में अगर मुनाफा कम हो तो आप बेईमानी से उसको वसूल कर, ये ख़तन मतलब नहीं है। लेकिन उमूमन जो लोग ये है कि बस उसको गलत सोच के बिना पर, बददियानती की वजह से वो लोग जो है इस काम में मुलव्वस होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हर बुरे आदमी के साथ कई अच्छे आदमी भी मौजूद है दुनिया में, मगर अगर बुरे ही लोग रहते तो दुनिया नहीं चलती। तो अच्छे भी लोग हैं और बुरे भी लोग हैं, ये तो हमारे ऊपर है कि हम बुरे बन कर रहे हैं या अच्छे बन के रहें। इस ताल्लुक़ से मेरा तो यही ख्याल है कि अल्लाह के फजल करम से आज भी हैदराबाद में और दूसरी जगहों पे हमारे ख़ानदान का नाम, चाहे वो कोई भी बिज़नेस करते होंगे, आप आज भी जो है पुराने लोगों से पूछिए, वो जो है कहाँ से आकर जो है हमारे पास से जो है पेट्रोल आज भी लेते हैं, ये कहते हुए कि भाई फ़िज़ाली के पास चलो, वहाँ पर जो है पेट्रोल वगैरह सब चीज़ बहुत मुनासिब दाम पर और बिल्कुल करेक्ट और क्वालिटी के लिहाज से बहुत मिलती है। तो ये इसका दारोमदार अपनी ओन इस पे है, यानी वो ये कब मिलावट हुई, क्यों हुई मिलावट हुई, वो तो जैसे ही दुनिया बनी वहाँ तो शैतान भी मौजूद है और आदम भी मौजूद है, वो तो सब बुराई भलाई के साथ बुराई तो उसी ज़माने से शुरू हो गई। हमारे मोहम्मद मियां साहब, आपके पास जो टायर्स हैं आजकल, कौन कौन से टायर में आप डील करते हैं? देखिए, इस वक्त टायर इंडस्ट्रीज भी जैसा मोटर डेवलप हो गया, मोटर भी इस वक्त इंडिया में कि पूरे नमूने के बनना शुरू हो गए, तो टायर भी बहुत एडवांस शक्ल में बनना शुरू हो गए। एक टायर की क्वालिटी होती थी जो पहले आती थी, वो ऑर्डिनरी तागों से बनती थी, यानी सब में पहले जो टायर बनते थे वो टायर बनते थे कॉटन के थ्रेड से। उसके बाद में वो बनने होंगे रेयान के थ्रेड से। उसके बाद में बनने लग गए नायलॉन के थ्रेड से। तो इस वक्त जो एडवांस शक्ल है वो नायलॉन के थ्रेड से बनता है। जितने भी टायर इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, छोटे से बड़े तक, सिर्फ नायलॉन थ्रेड में बनते हैं टायर। उसके बाद में रेडियल टायर का रिवाज हो गया। ये ट्यूबलेस रेडियल ट्रक टायर, रेडियल पैसेंजर टायर, रेडियल कार टायर, ये सब रेडियल में आ गए। मतलब रेडियल एक टेक्नोलॉजी है टायर की, जिसमें ये कुशन टायर बोलते हैं इसको, ये 22 टायर बोलते हैं। ये जो नायलॉन में बनते हैं अब तक जो बनते रहे हैं उसको 22 टायर बोलते हैं। 22 पिले टायर बोलते हैं। तो ये रेडियल एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि इसमें स्टील यूज़ होता है। स्टील के अलावा भी बनाया जा सकता है, लेकिन रेडियल स्टील में ही बनता है आधे दर्जे का। तो स्टील, इसमें स्टील यूज़ होता है। और इसके प्लाई जो रहते हैं वो प्लाई की कटिंग में फ़र्क होता, टायर मोटा होता। तो अब एडवांस शक्ल इंटरनेशनल लेवल पे सिर्फ रेडियल टायर में आ गया है। टफ अप क्या होता? टफ अप कुछ चीज़ नहीं है, उसके अंदर एक लिक्विड है जो टायर में डालने के बाद पंक्चर नहीं होता बोल के बेच रहे हैं, टफ अप ट्यूब बोलते हैं उसको। तो वो लिक्विड क्या है, वो डालने के बाद जब पंक्चर होता है टायर तो सोल्यूशन बाहर निकलता, हवा से सख्त हो जाता, हवा नहीं उतरती, वो टफ अप ट्यूब बोलते हैं। वो कोई बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, मगर वो भी एक एडवांस चीज़ ज़रूर है, लेकिन ऐसी कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है। अब ट्यूब वगैरह की अहमियत तकरीबन ख़त्म हो गई है। ट्यूबलेस टायर आते हैं, अब से सिर्फ ट्यूबलेस टायर आते हैं जो ट्यूब डालने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे ट्यूबलेस टायर ही आते हैं। मोटरसाइकिलों में भी आ रहे हैं, मोटरसाइकिल में भी आ रहे हैं, आ गए हैं। मैं आप दोनों हजरात का नहायत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज की महफिल में हैदराबाद में ज़राए हमलो नक़ल क्या थे और उनकी आहिस्ता आहिस्ता कैसे तरक्की हुई और आज का मौजूदा मंजरनामा कैसा है, इसके बारे में आपकी मालूमात की वजह से
हमारी मालूमात में इजाफ़ा हुआ और मुझे यकीन है कि हमारे नाज़रीन भी यकीनन जो इस प्रोग्राम को देखेंगे आपकी फरमाई हुई बातों से बहुत ज़्यादा महसूस होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।